हेलो एवरीवन। आज की क्लास में आप सभी का वेलकम है। कल हमने जीन पियाजे के सिद्धांत को यहाँ तक देख लिया था और स्कीमा के बारे में भी मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी थी। ठीक है, जीन पियाजे ने बहुत सारे नए नए शब्दों का प्रयोग किया। आत्मीकरण, समंचन, संतुलन, है ना, स्कीमा, स्कीमेटा जैसे शब्दों का प्रयोग जीन पियाजे ने अपने सिद्धांत में किया था। और आज हम संज्ञानात्मक सिद्धांत के अगले चरण में डेविड ऑसुबेल का सिद्धांत पढ़ेंगे कि डेविड ऑसुबेल ने क्या कहा था। ठीक है, तो डेविड ऑसुबेल के सिद्धांत का नाम है अर्थपूर्ण शाब्दिक अधिगम सिद्धांत। ओके, तो चलिए आज इसका हम डिटेल देखते हैं। डेविड ऑसुबेल ने सीखने के एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इसने भी सीखने की, लर्निंग के लिए एक थ्योरी दी जिसे आधुनिक संज्ञानात्मक सिद्धांत यानी मॉडर्न कॉग्निटिव थ्योरी की श्रेणी में रखा गया। मुख्यतः ये बताने की कोशिश की गई कि सीखने की प्रक्रिया में जब नए विषय को शिक्षार्थी अपने पिछले ज्ञान के साथ जोड़ते हैं तो उस नए विषय को के पाठ का क्या होता है, अर्थात नए विषय को पूर्व ज्ञान से जोड़ने में स्थायी तथा अर्थपूर्ण अधिगम होता है। वो ये कहना चाहते हैं, अब इस बात को समझिए। वो कह रहे हैं कि जब कोई बच्चा कोई नई चीज सीखता है तो कैसे नई चीज सीखेगा, क्योंकि वो पुराना उसने कोई चीज सीखा है उससे उसको जोड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल कि बच्चे को ABCD आती है, ठीक है, ABCD बच्चे को आती है, तो फिर हम इसको कैसे सिखाते, ए से उसको क्या सिखाएंगे, A फॉर एप्पल। तो जब वो APPLE लिखता है, एप्पल लिखता है, तो वो क्या करता है, उसको अल्फाबेट आते हैं और फिर इससे जोड़कर क्या हुआ, शब्द बना। ठीक है, तो इससे क्या होता है, जो उसका पुराना ज्ञान था यानी जो ABCD थी, ABCD जो उसने पढ़ा था वो क्या होगा, वो और स्थायी होती जाएगी। क्यों? क्योंकि बार बार रिपीट होगी और अर्थपूर्ण होती जाएगी। उसको अब समझ में आएगा कि अच्छा इसका मीनिंग ये था, इस वजह से मुझे पहले ABCD पढ़ाई गई थी। क्योंकि जब बच्चा छोटा होता है तब उसको जो पढ़ाते तो सिर्फ रोट लर्निंग से पढ़ाते हैं, मतलब उसको रटा कर पढ़ाते हैं, उसको ये समझ में नहीं आता कि मैं ये क्यों पढ़ रहा हूं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। आसुबेल द्वारा अपने अधिगम के सिद्धांत यानी लर्निंग के सिद्धांत में 4 प्रकार बताए हैं। ठीक है, और देखिए वो 4 प्रकार क्या है। एक है रटकर अधिगम यानी वही रोट लर्निंग। सेकंड क्या है, अर्थपूर्ण अधिगम, मीनिंगफुल लर्निंग। थर्ड है अभिग्रहण अधिगम यानी रिसेप्शन लर्निंग। और चौथा है अन्वेषण अधिगम यानी डिस्कवरी लर्निंग। ठीक है, अब ये देखिए ये 4 प्रकार में वो क्या बात कहता है, अब इसे समझते हैं हम। तो सबसे पहले आती है रोट लर्निंग यानी रटकर पढ़ना। तो ये एक ऐसी लर्निंग प्रक्रिया, कैसा अधिगम है जिसमें शिक्षार्थी यानी जो बच्चा है उसको दी गई सामग्री के साहचर्य यानी जो सामग्री उसको दी गई है याद करने के लिए शब्द और मनमाने ढंग से विषय का अध्याय के अर्थ को बिना समझे, कोई भी उसको जो पार्ट दिया गया, जो अध्याय दिएगा उसको बिना समझे उसको सिर्फ हूबहू याद करना सिखाते हैं। जैसे निरर्थक पदों को सीखना, शब्दों के जोड़े को सीखना, छोटे बच्चों द्वारा नर्सरी में राइम सीखना। छोटा बच्चा नर्सरी में राइम सीखता है ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, पर उसको ना ट्विंकल का अर्थ पता है ना स्टार का अर्थ पता है, लेकिन उसको पूरी पोयम आती है। क्यों? क्योंकि उसको रोट लर्निंग से सिखाई गई है, उसको रटा कर सिखाया गया है। ठीक है, अब आते हैं अर्थपूर्ण लर्निंग। यहाँ ये एक ऐसी प्रोसेस होती है, लर्निंग की ऐसी प्रोसेस है जिसमें जो बच्चा है, शिक्षार्थी है, उसको विषय या उसके अध्याय की समझ होती है और उस समझ को वो आत्मसात करता है, समझ को समझता है, वो पाठ क्या कहना चाह रहा है वो समझता है और फिर उसको क्या करते हैं, अपने पिछले ज्ञान से जो पास्ट नॉलेज था उससे कनेक्ट कर लेता है। ठीक है, उससे संबंधित कर लेता है। थर्ड आता है अभिग्रहण अधिगम। ये एक ऐसी लर्निंग प्रोसेस है, इसमें बच्चा जो है, शिक्षार्थी जो है, वो लर्निंग के लिए जो सामग्री बोलकर या लिखकर दी जाती है, यो नहीं है, ये या है। ठीक है, बोलकर या लिखकर जो उसको बुक दी गई या उसे पढ़ाया गया, तो क्या करता है वो बच्चा उस सामग्री को आत्मसात कर लेता, समझ लेता। और आत्मसात करने का भी 2 प्रकार है, एक तो रटकर ही होगा, ठीक है, और एक अर्थपूर्ण तरीके से। जब बच्चा रटकर याद कर लेगा तो रटकर अभिग्रहण अधिगम हो जाएगा, और जब अर्थपूर्ण तरीके से याद करेगा तो ये हो जाएगा अर्थपूर्ण अभिग्रहण। फिर फोर्थ आता है अन्वेषण अधिगम यानी डिस्कवरी लर्निंग। इसमें क्या होता है, ये ऐसी प्रोसेस है जिसमें जो बच्चा है या शिक्षार्थी है वो इस जो उसको पढ़ने के लिए सामग्री दी गई उससे नया कॉन्सेप्ट बनाता है या कोई नया नियम बनाएगा या कोई विचार की खोज करेगा। ठीक है, तो ये अन्वेषण लर्निंग में बच्चा जो है नई चीज की खोज स्वयं करता है। ओके, अब देखो आत्मसातीकरण के प्रकार।
इन्होंने आत्मसातीकरण के प्रकार दिए कि ये जो आत्मसात करने वाली प्रक्रिया है इसमें क्या क्या प्रकार हो सकते हैं। तो सबसे पहला होता है संयोगात्मक आत्मसातीकरण यानी कॉम्बिनेशनल लर्निंग। फिर होता है अधीनस्थ आत्मसातीकरण यानी सबऑर्डिनेट लर्निंग। तीसरा है सहसंबंधात्मक यानी कोरिलेटिव। चौथा है उच्च कोटि यानी सुपरऑर्डिनेट। तो पहला क्या कहता है, इसका तात्पर्य है पूर्व ज्ञान में नवीन ज्ञान को जोड़कर सीखना, ठीक है, संयोगात्मक। फिर सेकेंड क्या है, अधीनस्थ, इसमें क्या है, दो वस्तुओं में तुलना करके सीखना, ओके। फिर थर्ड क्या है, सहसंबंध, इसमें क्या है, दो वस्तुओं में सहसंबंध स्थापित करते हुए सीखना कि दो वस्तुओं में क्या कोरिलेशन है, इसको वो देखता है और फिर सीखता है, ओके। और चौथा क्या है, उच्च कोटि, तो विषय वस्तु के संदर्भ में नई खोज जो हुई, जो खोज होगी उसको करते हुए अन्वेषण करता है, ये उच्च कोटि आत्मसातीकरण होता है, ओके। आसुबेल का मत है बच्चों की संज्ञानात्मक संरचना सामान्य से विशिष्ट की ओर विकसित होती, कि बच्चा पहले छोटी चीजें सीखेगा फिर धीरे धीरे बड़े की ओर चलेगा। अतः अध्यापक को कक्षा शिक्षण के समय यानी जो टीचर पढ़ा रहा है उसको क्या करना चाहिए, सामान्य से विशिष्ट की ओर शिक्षण सिद्धांत के सूत्र का उपयोग करना चाहिए। अर्थात बच्चे को पहले छोटी चीज बतानी चाहिए, फिर उसी से रिलेटेड और थोड़ी बड़ी, फिर और थोड़ी बड़ी, फिर और ऐसे फिर बड़ी चीजें बतानी चाहिए। एकदम से रॉकेट, मैंने उस दिन एग्जाम्पल दिया था, अगर आप बच्चे को सीधे रॉकेट बनाना सिखाएंगे तो क्या वो बना पाएगा, नहीं बना पाएगा। तो पहले हम उसको क्या करेंगे, पहले उसको बेसिक, तो पहले आप ABCD सिखाएंगे, फिर उसके बाद में जैसे जैसे बड़ा होगा फिर फिजिक्स के बारे में कि भौतिकी के क्या नियम होते हैं, न्यूटन का सिद्धांत क्या है, ऐसे करते 12th पढ़ा, फिर ग्रेजुएशन किया और फिर जाके वो फिर रॉकेट बनाना सीखेगा, साइंटिस्ट बनेगा, है ना। अब आते हैं लर्निंग कर्व से पे। तो अधिगम कर्व, ये है लर्निंग कर्व, है ना। लर्निंग कर्व क्या होते हैं, कर्व ऑफ लर्निंग या लर्निंग कर्व क्या होते हैं, चलिए देखते हैं। हर व्यक्ति की एक सीखने की गति होती है, ठीक है, पहले इसको समझो। हर व्यक्ति की एक सीखने की गति होती है, हर बच्चा एक जैसा नहीं सीखता, एक साथ नहीं सीख सकता, कोई पहले सीखे जल्दी सीखेगा, कोई देर से सीखेगा, है ना। तो इस प्रकार से हर बच्चे का या हर व्यक्ति का अलग अलग लर्निंग प्रोसेस होगा। अब इसमें देखेंगे तो ये क्या कह रहा है कि व्यक्ति के सीखने की गति हर समय एक समान नहीं होती है, सीखने की गति में और हर समय अंतर होता है, कभी तेज गति से सीखेगा, कभी मंद गति से सीखेगा। और इस प्रकार सीखने की गति या लर्निंग की जो कैपेसिटी होती है वो रेखा के माध्यम से या एक ग्राफ पेपर के माध्यम से प्रदर्शित करने को ही लर्निंग वक्र या अधिगम वक्र या लर्निंग कर्व कहते हैं। किसको क्या कहते हैं, लर्निंग कर्व, लर्निंग कर्व, ठीक है। चार्ल्स स्कीनर के अनुसार अधिगम का वक्र किसी दी हुई क्रिया में उन्नति या अवनति का कागज पर ब्यौरा या विवरण होता है। अब इसने इसके 4 प्रकार बताए हैं, ठीक है, कि लर्निंग कर्व 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले होता है धनात्मक अधिगम वक्र यानी कॉनकेव कर्व, इसे नतोदर या इंक्रीजिंग रिटर्न कहते हैं। ये कहता है कि ऐसा कर्व जिसमें लर्निंग की प्रोसेस प्रारंभ में धीमी होती है और बाद में तीव्र हो जाती है, धनात्मक अधिगम वक्र कहलाता है, यानी पॉजिटिव वक्र कहलाएगा। इसको वर्धमान शिक्षण वक्र भी कहते हैं, ओके। और यह सर्वश्रेष्ठ अधिगम वक्र है, सर्वश्रेष्ठ अधिगम वक्र होता है। अब इसका देखो ये कैसे बनता है, कर्व बना के बताएंगे तो ज्यादा बेहतर समझ पाओगे। इसका वक्र ऐसे बनता है, ये ऐसा होता है और क्या होगा, पहले इसकी गति जो है सीखने की क्या है, धीमी है, और फिर ये क्या है, तेज गति से सीखेगा, ओके। इस टाइप से इसका कर्व बनेगा। जैसे शिक्षार्थी को कोई कठिन पाठ सीखने के लिए या कठिन समस्या का समाधान करने के लिए कहा जाता है तो पाठ कठिन होने पर प्रारंभ में सीखने की गति धीमी होगी। कोई लेसन होते हैं जो कठिन होते हैं तो बच्चे क्या करते हैं, थोड़ा धीरे धीरे सीखता है ना, और फिर जब वो कुछ अभ्यास हो जाता है तो उसकी गति तीव्र हो जाती है और वो तीव्रता से सीखने लगता है। एग्जाम्पल नंबर 2, कीबोर्ड पर टाइपिंग सीखते समय सीखने की गति पहले तो धीमी होती है, लेकिन अभ्यास करने के बाद क्या होगा, टाइपिंग में तीव्रता आ जाती है, तेज गति से टाइपिंग होगी, ओके। अब सेकंड है ऋणात्मक अधिगम वक्र यानी कॉन्वेक्स कर्व, या इसको उन्नतोदर भी बोलते हैं। ऐसा अधिगम वक्र जिसमें पहले लर्निंग की प्रोसेस प्रारंभ में क्या होगी, तीव्र होगी और बाद में धीमी हो जाएगी, तो ऐसा वक्र क्या कहलाएगा, ऋणात्मक अधिगम वक्र कहलाएगा, या नकारात्मक भी कहेंगे, इसको ह्रासमान भी कहेंगे,
ठीक है। इस अधिगम में कभी कभी थकान, अनिच्छा आदि कारणों से भी ह्रास होना प्रारंभ हो जाता है। ओके, तो इसमें क्या होता है, पहले तो अधिगम की दर क्या होगी, प्रारंभ में तीव्र होगी और बाद में धीमी हो जाती है। तो ये कैसे बनाएंगे इसको, ये देखिए, ये एग्जाम में ये बनाने नहीं आएगा, ये आपके समझने के लिए मैं बना रही हूँ ताकि आपको याद रहे। पहले ये है धीरे धीरे धीरे, है ना, पहले तेज गति से सीखेगा और फिर ये जाके ऐसे हो जाएगा, धीमा हो जाएगा। ठीक है, पहले यहाँ से क्या हुआ, तेज सीखा और फिर ऐसे धीमा हो गया ये। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट पे। हाँ, इसका एग्जाम्पल नहीं देखा तो क्या है, जैसे कक्षा में प्रथम, द्वितीय, तृतीय कालांशों में सीखने की गति तीव्र होती है। यानी बच्चा जब शुरू में एक जैसी क्लास में पहुंचा तो पहले दूसरा तीसरा पीरियड जो होता है ना, ये कालांश मतलब पीरियड, तो ये फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड या थर्ड पीरियड में बच्चा क्या तेज गति से सीखता है, और उसके बाद में क्या बच्चा थक जाता है, तो बाद के जो पीरियड लगते हैं क्लास के, तो बच्चा जो है उतना तेज गति से नहीं सीख पाता, तब उसकी सीखने की गति धीमी हो जाती है। थर्ड क्या है, समान सरल रेखीय अधिगम, यानी इक्वल या स्ट्रेट लाइन। ऐसे लर्निंग वक्र में क्या होता है, लर्निंग कर्व में ये सदैव समान गति से बढ़ता है, सदैव समान गति से होगा। और सरल रेखीय अधिगम वक्र होगा, समान निष्पादन वक्र भी इसको कहते हैं, वक्त नहीं वक्र, है ना, वक्र कहते हैं, वक्र कहलाता है। और प्रत्येक प्रयास में सीखने की मात्रा या निष्पादन समान रहता है। इस तरह वक्र बहुत कम देखने को मिलता है, मतलब ये बहुत कम होता है ऐसा कि देख, जैसे कोई बच्चा है उसका क्लास में 10% आए, 10th में 60% आए और 12th में भी 60% लेके आ रहा है, मतलब वो सरल रेखीय क्रम से सीख रहा है। ये देखो, इसका अर्थ क्या है, ऐसा मतलब बच्चा जो है ना एक समान गति से सीख रहा है, उसके अंदर ना ऊपर जा रहा है ना नीचे आ रहा है, मतलब वो एक स्टिल है ना, स्थिर है वो सीखने में। ओके, अब आता है असाकारीय अधिगम वक्र, यानी मिश्रित या मिक्स्ड कर्व कहते हैं इसको। ठीक है, जैसे इस वक्र में क्या होता है, प्रारंभ में जो दर होगी वो क्या होगी, धीमी, फिर तीव्र, फिर धीमी, फिर तीव्र, अर्थात इसमें स्थिरता नहीं होती है। ठीक है, ये क्या होता है, असाकारी आकार की अधिगम वक्र, सर्पिलाकार, सीढ़ीदार, टेरेस्ड कर्व कहलाता है। ओके, तो ये क्या होता है, ये ऐसे होगा, बता रहे। रुकना नहीं, पहले क्या होगी, प्रारंभ में दर होगी धीमी, फिर होगी तीव्र, फिर धीमी, फिर तीव्र, फिर धीमी, इस टाइप से ये बनेगा। ओके, जब छात्र कंपटीशन की तैयारी करता है तो उसका लर्निंग जो है वो क्या होता है, तीव्र हो जाता है। जो अधिगम है वो तीव्र होगा, तेजी से पढ़ता है, लेकिन परीक्षा होते ही वह कुछ समय के लिए पढ़ाई नहीं करता है तो उसका अधिगम क्या होगा, लर्निंग धीमी हो जाएगी। फिर वैकेंसी आने पे वो फिर तैयारी करेगा और फिर अधिगम तीव्र हो जाएगा, फिर आराम करेगा तो फिर लर्निंग धीमी हो जाएगी। तो इस प्रकार से कर्व बनेगा। ठीक है, अब अधिगम पठार देखते हैं तो कि अधिगम पठार क्या कह रहा है। प्लेट्यू इन लर्निंग, जब अधिगम की दर में यानी लर्निंग की दर में लंबे समय तक स्थिरता की स्थिति रहती है, ना तो अधिगम वक्र में चढ़ाव होता है ना उतार होता है ना, तो क्या होता है, ऐसी स्थिति में हाइपरबोलिक ग्राफ प्राप्त होता है। इस स्थिति को अधिगम पठार कहते हैं। तो हाइपरबोलिक ग्राफ कैसे बनते हैं बता रहे हैं। हाइपरबोलिक ग्राफ बनेगा ऐसे, ये स्ट्रेट है ग्राफ है। ठीक है, मतलब उसकी जब उतार आ रहा है ना चढ़ाव आ रहा है, बस वो स्टैटिक हो गया है। ओके, तो इस प्रकार से ये ग्राफ बनता है। ठीक है, तो क्या होता है इसमें पठार में सीखने की जो दर है वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। प्रोफेसर भाटिया के अनुसार है अधिगम का पठार सीखने के दौरान आगे ना बढ़ने की अवस्था है, छात्र इस अवस्था में कोई प्रगति नहीं कर सकता।
ओके, ये देखो ये स्टैक हो गया, अभी प्रगति नहीं करना, आगे नहीं बढ़ रहा है, इस तरफ आगे नहीं बढ़ रहा है। भाई इधर तो एज है, मान लीजिए एज तो बढ़ती जा रही, पर वो सीख नहीं रहा ना, सीखना तो यहां से है, तो वो आगे नहीं बढ़ पा रहा है। ओके, अब रेक्स और नाइट, इनके अनुसार सीखने में पठार तब आते हैं जब व्यक्ति सीखने की एक अवस्था पर पहुंच जाता है और दूसरी में प्रवेश करता है। तो अधिगम पठार के कारण इन्होंने बोला है कि रुचि विषय रुचि का नहीं होना चाहिए, मतलब नहीं होता है। कोई ऐसा विषय होगा जिसमें बच्चे को रुचि नहीं होगी, रुचि का अभाव होगा, तो ऐसी स्थिति होगी। थकान व मानसिक अस्वस्थता, सीखने की अनुचित विधि, गलत विधि से बच्चे को सिखा रहे होंगे, व्यवधान या प्रेरणा का अभाव होगा, उत्साहहीनता व नकारात्मकता के कारण होंगे, जैसे आलस होगा, ध्यान भंग होगा, तो फिर बच्चा नहीं सीखेगा, बच्चे का मन नहीं लगेगा, और वो जो पठार है वो पठार बन जाएगा, लर्निंग पठार बन जाएगा उसमें। अधिगम स्थानांतरण यानी ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, तो क्रो एंड क्रो के अनुसार जब अधिगम के एक क्षेत्र में प्राप्त ज्ञान, अनुभव, विचार, आदत या कौशल का दूसरी परिस्थिति में प्रयोग किया जाता है तो अधिगम अंतरण कहलाता है। ठीक है, स्पष्ट है कि सीखने के अंतरण से तात्पर्य किसी विषय, कार्य अथवा परिस्थिति में अर्जित ज्ञान, कौशल, आदतों, विचार आदि का उपयोग किसी अन्य कार्य या परिस्थिति में करना। ओके, कल मैंने एक एग्जाम्पल दिया था कि यदि गीले फर्श पे आप चलते हैं तो आपको पता है कि गीले फर्श पे चलने में हम गिर जाएंगे, तो आप संभल के चलते हैं। ठीक है, इससे आपको क्या हुआ कि जहां पर गीला फर्श हो या सतह गीली हो वहां पे चलते समय सावधानी बरतना चाहिए। अब आपको जब ये ज्ञान हो गया तो जब आप बरसात में जा रहे हो और बारिश और सड़क पर कीचड़ है, तब भी आप क्या है, संभल कर चलेंगे। ये किसी ने सिखाया थोड़ी कि यहाँ पर कीचड़ है तो आपको संभल के चलना है, लेकिन यहाँ से जो अर्जित ज्ञान है वो इस परिस्थिति में भी आपके काम आ रहा है। ओके, तो सिर्फ यही बोल रहा है, और इसी चीज को ये क्या कह रहा है, अधिगम स्थानांतरण यानी ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। ओके, स्थानांतरण या अंतरण के प्रकार, अब इसके टाइप भी होते हैं, तो ये मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। एक है सकारात्मक, धनात्मक, स्थानांतरण। अब इसमें क्या होता है, जब एक सीखा हुआ पुराना ज्ञान किसी दूसरे नए विषय को सीखने में सहायक होता है, इसे सकारात्मक या धनात्मक या अनुकूल स्थानांतरण कहते हैं। जैसे एक टेनिस खेलने वाले व्यक्ति को बैडमिंटन खेलना आसानी से आ जाता है। ओके, क्योंकि टेनिस क्या है, बॉल से खेलते हैं, बैडमिंटन चिड़िया से खेलते हैं, तो लगभग जैसा टेनिस खेलते हैं वैसे ही बैडमिंटन खेलते हैं। गणित का अधिगम यानी गणित की लर्निंग, जिसने गणित पढ़ा है तो फिजिक्स के लर्निंग में सहायक होती है। जो लोग फिजिक्स पढ़ते, भौतिकी पढ़ते, तो यदि उसने गणित पढ़ा तो फिजिक्स जल्दी बनेगी उसको। हिंदी का ज्ञान, यदि किसी ने हिंदी विषय पढ़ा है तो उसका ज्ञान संस्कृत विषय में भी उपयोगी होगा। सितार जिसने बजाना सीख लिया है उसके बाद वो वायलिन बजाना उसके लिए और आसान हो जाएगा। ठीक है, अब आती है सेकंड, नकारात्मक लर्निंग या ऋणात्मक या निषेधात्मक लर्निंग। तो नेगेटिव लर्निंग क्या होती है, जब किसी विषय में सीखा हुआ ज्ञान किसी दूसरे विषय में बाधा बन जाता है तो इसे नकारात्मक या ऋणात्मक या प्रतिकूल स्थानांतरण कहते हैं। अब देखिए, ऐसा भी होता है कि अगर आपने एक सब्जेक्ट में कोई चीज सीखी तो वो दूसरे सब्जेक्ट में वो आपको जो है रुकावट बनेगी। अब देखिए इसका उदाहरण देखिए कैसे रुकावट बनती है। बोरिंग और लैंगफील्ड तथा वेल्ड के अनुसार जब अधिगम क्रिया का एक कार्य दूसरे को सीखने में कठिनाई उत्पन्न करता है तो वो ऋणात्मक अंतरण कहलाता है। जैसे हिंदी की गिनती सीखने में अंग्रेजी की गिनती बाधक होती है। अर्थात आपने देखा होगा जो बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं उनको हिंदी की गिनती समझ में नहीं आती है। आप उनको कहेंगे 24 तो वो पहले आपका मुंह देखेंगे और सोचेंगे कि अब इंग्लिश में बता दो तो मुझे समझ में आ जाए कि ये 24 मतलब 24 होता है। ओके, सेकेंड, अंग्रेजी भाषा सीखने पर संस्कृत भाषा सीखने में कठिनाई होती है। यदि किसी को अंग्रेजी आती है तो फिर उसको संस्कृत सीखने में बहुत कठिनाई होगी, क्योंकि अगर उसको हिंदी प्रॉपर नहीं आएगी तो वो संस्कृत नहीं सीख पाएगा। फिर अंग्रेजी कीबोर्ड पर अंग्रेजी टाइपिंग सीखने के बाद हिंदी टाइपिंग करने में दिक्कत आती है। अमेरिकन जीवन भर बाएं साइड में ड्राइविंग सीट पर बैठकर गाड़ी चलाते हैं, परंतु भारत आकर दाएं साइड में बैठकर गाड़ी चलाने में बाधा उत्पन्न होती है। तो ये बात सही है, जो अमेरिका में कार होती है ना, अमेरिकन की जो कार होती है, ये अमेरिकन की कार है। ओके, ऐसे समझ लो ये कार है। ओके, अपने यहाँ ड्राइविंग सीट कहाँ होती है, यहाँ होती है ना, यहाँ पर ड्राइवर बैठते हैं अपने यहाँ की गाड़ी में। ये है इंडिया की गाड़ी। ओके, अब अमेरिका की गाड़ी देखो, ये अमेरिका की गाड़ी है।
अमेरिका की गाड़ी में ड्राइवर यहाँ बैठता है। अब कोई व्यक्ति यहाँ बैठ के गाड़ी चलाता है और मान लीजिए उसने बहुत साल तक यहीं पे बैठ के गाड़ी चलाई, तो वो यहीं पे बैठ के गाड़ी चलाने का अभ्यस्त होगा। अब इंडिया में आएगा तो उसे कितनी दिक्कत होगी, क्यों? उसको ट्रैफिक की भी प्रॉब्लम होगी, उसको रोड की भी प्रॉब्लम होगी, उसको मतलब उसको गाड़ी को घुमाने में भी प्रॉब्लम होगी। क्यों? क्योंकि उसने हमेशा एक दूसरे साइड पे बैठकर गाड़ी चलाई है, तो उसको अपने एंगल को शिफ्ट करने में दिक्कत होगी। ओके, अब आते थर्ड, शून्य स्थानांतरण यानी जीरो ट्रांसफर। तो जब एक विषय में सीखा हुआ ज्ञान किसी दूसरे विषय में ना तो सहायक होता ना बाधक होता है, मतलब ना उससे कोई सहायता मिलेगी ना वो कोई ऑब्स्टेकल खड़ा करेगा यानी कोई रुकावट खड़ी करेगा, तो इसको कहते हैं शून्य स्थानांतरण। ओके, जैसे भौतिक विज्ञान का यानी फिजिक्स पढ़ने का ज्ञान संस्कृत की समस्या को हल नहीं कर सकता, ना ही सीखने में सहायक हो सकता है। अर्थात यदि किसी व्यक्ति ने फिजिक्स पढ़ी है और अब वो संस्कृत सीखना चाहता है तो उसके लिए मतलब बराबर रहेगा। क्यों? क्योंकि फिजिक्स का कोई ज्ञान संस्कृत सीखने में ना उसकी मदद करेगा ना कोई रुकावट करेगा। जैसे कार चलाना सीख रहे हैं और अगर खाना पकाना अच्छा आता है तो ना तो कोई सहायता मिलेगी ना कोई बाधा उत्पन्न होगी। ऐसा थोड़ी है कि खाना पकाना आपको अच्छा आता है तो कार चलाना जल्दी सीख लेंगे या देर से सीखेंगे, इसका कोई रिलेशन नहीं है, दोनों अलग चीजें हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है? शून्य स्थानांतरण होता है। अब लर्निंग के अधिगम स्थानांतरण के अन्य प्रकार देखते हैं, टाइप ऑफ अदर लर्निंग ट्रांसफर्स। क्षैतिज अंतरण यानी हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर, जब किसी परिस्थिति में अर्जित ज्ञान का प्रयोग व्यक्ति के द्वारा उसी प्रकार की लगभग समान परिस्थिति में किया जाता है। जैसे स्कूटर चलाना, स्कूटी या मोटरसाइकिल चलाना सीखने समय काम आता है। जैसे आप साइकिल चलाते हैं तो यही चीज आपको कहाँ काम आएगी? स्कूटी या मोटरसाइकिल चलाने समय, यानी जब आप सीखेंगे तो काम आएगी बैलेंस बनाने में। ओके, फिर एक भाषा के नियमों से दूसरी भाषा को समझना इसी प्रकार का स्थानांतरण होता है कि अगर आपने कोई भाषा एक सीख ली है, जैसे आपने हिंदी की भाषा सीखी है, तो जब आप इंग्लिश सीखते तो हिंदी में भी आपने व्याकरण पढ़ी और कुछ लगभग वैसे ही व्याकरण फिर आप अंग्रेजी में भी पढ़ते हैं, वैसे ही संस्कृत में भी पढ़ते हैं। तो एक भाषा सीखने के बाद जब दूसरी भाषा सीखते हैं तो वो थोड़ा सरल होती है। सेकेंड होता है अनुलंब या लंबात्मक ऊर्ध्व अंतरण यानी वर्टिकल ट्रांसफर। तो जब किसी परिस्थिति में अर्जित ज्ञान का उपयोग प्राणी के द्वारा, कोई व्यक्ति के द्वारा उच्च स्तरीय परिस्थितियों में किया जाए, जैसे स्कूटर चलाने वाले व्यक्ति द्वारा कार चलाना सीखना, फिर कार चलाने वाले व्यक्ति का ट्रक चलाना, प्राइवेट विद्यालय में पढ़ाते पढ़ाते व्यक्ति को सरकारी नौकरी पाने में आसानी रहना, और बाल्यावस्था में अधिक अच्छी सीखी हुई क्रियाएं या आदतें बड़े होने पर भी प्रयोग में आती है। तो ये क्या है कि पहले आपने कोई छोटी चीज करी, छोटी चीज अर्थात मतलब मान लीजिए स्कूटर चला रहे हैं, लेकिन जब आप कार चलाएंगे, बड़ी चीज चलाना सीख रहे हैं, कार चलाना सीख रहे हैं, तो कार चलाना सीखने के बाद क्या है, अब आप ट्रक भी चला सकते हैं। ट्रक चलाना भी आप जल्दी सीख लेंगे। क्यों? क्योंकि आप एक क्रम में सीख रहे हैं, छोटे से बड़े की ओर। तो ये जितने एग्जाम्पल है छोटे से बड़े की ओर के दिए हुए हैं। ओके, कि बच्चा छोटा है उसको रोज सिखाते कि बेटा रोज नहाना चाहिए, नहाना एक अच्छी आदत होती है, तो बड़े होने पे भी वो इस आदत को प्रयोग में लाएगा। ओके, अब आता है इसका महत्व। तो शिक्षक बालकों को कार्य अनुभव के माध्यम से शिक्षा प्रदान करते यानी करके सीखने पे, और छात्रों को उनकी भविष्य की योजनाओं के अनुरूप शिक्षा दी जानी चाहिए। किसी प्रत्यय यानी अवधारणा या कॉन्सेप्ट को स्पष्ट करने के लिए अध्यापक को दैनिक जीवन से संबंधित पर्याप्त उदाहरण देने चाहिए, कि जो आपके दैनिक जीवन में जिन उदाहरणों को आप देखते हैं, समझते हैं, अगर वो उदाहरण देकर आप बच्चे को समझाएंगे तो बच्चा जल्दी समझ पाएगा और जल्दी सीख पाएगा। अधिगम संबंधी कठिनाइयां, अधिगम अक्षमता पद का सर्वप्रथम प्रयोग, अधिगम जो है, अधिगम अक्षमता, इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग जो है 1963 में 1963 में सैमुअल किर्कदू ने किया था। अब हम देखेंगे बांडूरा का सामाजिक अधिगम सिद्धांत। बांडूरा भी एक जो है मनोवैज्ञानिक है, इन्होंने अमेरिका के मनोवैज्ञानिक है, इन्होंने सामाजिक अधिगम सिद्धांत अर्थात सोशल लर्निंग, थ्योरी ऑफ सोशल लर्निंग दी थी। इनका पूरा नाम है अल्बर्ट बांडूरा, और इन्हीं के नाम पर इसको सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है और इसको सामाजिक अधिगम सिद्धांत भी कहते हैं। ओके, बांडूरा को संज्ञानात्मक आंदोलन का प्रवर्तक माना जाता है, ध्यान रखिएगा।
बांडुरा को संज्ञानात्मक आंदोलन का प्रवर्तक माना जाता है। इसे अनुकरणात्मक सिद्धांत या इमिटेटिव थ्योरी या प्रत्यक्ष अधिगम सिद्धांत, प्रतिरूप अधिगम सिद्धांत, अवलोकन अधिगम सिद्धांत या मॉडलिंग सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। इस सिद्धांत के प्रयोग में वाल्टर इनके सहयोगी थे। ये भी पूछ सकते हैं कि कौन सहयोगी था, और ये तो सारे सिद्धांत के नाम है। ठीक है, अब चलिए हम इस सिद्धांत को देखते हैं, ये सिद्धांत क्या कहता है। इस प्रकार के अधिगम में, इस प्रकार की जो लर्निंग है, इसमें व्यक्ति सामाजिक व्यवहारों को सीखता है, इसीलिए इसे सामाजिक अधिगम सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, समाज के व्यवहारों को सीखता है। जब हम कुछ भी समाज से सीखते हैं, उसे देखकर या उसे अवलोकन करके, ऑब्जर्व करके सीखते हैं, इसीलिए इसे अवलोकनात्मक अधिगम सिद्धांत अर्थात देखकर सीखने वाला, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग भी कहते हैं। ठीक है, इसे ऑब्जर्वेशनल लर्निंग कहते हैं। जब हम दूसरे व्यक्ति के व्यवहारों का प्रेक्षण करते हैं और उनकी तरह व्यवहार करने लगते हैं, तो इस प्रकार की लर्निंग को प्रेक्षणात्मक अधिगम अर्थात मॉडलिंग भी कहा जाता है। अब समझिए इसको। पहली चीज तो क्या हुई, हमने दूसरों को देखा कि मान लीजिए कि आपने किसी को देखा कि अरे ये महिला जो है ये बहुत अच्छी तैयार होके, इसने खूब अच्छे बाल बनाए, बड़ा सुंदर इसने गजरा लगाया है, शादी में ये एकदम तैयार होके आई है। आपने उसको देखा, आपका मन एकदम मोहित हो गया। अब आप क्या करेंगे, जब अगली बार आप कहीं शादी में जाएंगे तो आप सोचेंगे कि मैं इस महिला की भांति सुंदर दिखूं। ओके, तो आप क्या करेंगे, इसी प्रकार तैयार होने का प्रयास करेंगे। तो जब आपने ये चीज सीखी तो ये क्या हुआ, अवलोकनात्मक अधिगम सिद्धांत, यानी ऑब्जर्व किया, उसको देखकर सीखा। ओके, सेकेंड क्या होता है, दूसरे के व्यवहारों का प्रेक्षण करते हैं और इस तरह का व्यवहार करने लगते हैं। कैसे, मान लीजिए ये जो मॉडलिंग है, मॉडलिंग कैसे, आप इसको समझिए। आप देखते होंगे कि बड़े बड़े फिल्म स्टार किसी किसी चीजों का विज्ञापन करते हैं। ठीक है, बड़ी बड़ी मॉडल्स जो होती हैं फैशनेबल कपड़ों का विज्ञापन करती हैं, या किसी लिपस्टिक के ब्रांड का विज्ञापन करेंगी, या किसी चीज का विज्ञापन करती है। तो क्या होता है, आपने देखा कि उसने जो है उसने मान लीजिए किसी बड़े अच्छे नेकलेस का विज्ञापन किया, तो अब आप क्या करेंगे, उसको देखकर आपको लगेगा कि हाँ ये जो है ये सही है, ये जो ये कर रही है, नेकलेस का विज्ञापन कर रही है, सही है। तो आप क्या है, उससे प्रभावित हो रहे हैं। उनको आप क्या कहते हैं, मॉडल कहते हैं। किनको, जो इसका विज्ञापन कर रही हैं। तो आप क्या देखते हैं, सिर्फ नेकलेस थोड़ी देखते, आप ये भी देखते हैं इसने कैसे कपड़े पहने हैं, ये इसका क्या एटीट्यूड है, ये कैसे बात कर रही है। आप जो हीरो हीरोइन होते हैं उनमें ये भी तो देखते हैं, जो एक्टर्स होते हैं उनमें ये भी तो देखते हैं ना कि ये कैसा चल रहे हैं, इन्होंने कैसे कपड़े पहने हुए हैं, ये कैसा बात कर रहे हैं, इनका स्टाइल क्या है। तो जब हम इनको देखकर और उसी प्रकार का व्यवहार करते हैं तो उसको क्या कहते हैं, प्रेक्षणात्मक अधिगम। और इसी को मॉडलिंग कहा गया है कि हमने किसी को मॉडल बना लिया अपना कि ये हमारा मॉडल है, और फिर हम उसके जैसा व्यवहार करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, दूसरों को देखकर उनके जैसा अथवा उनके अनुसार व्यवहार करने के कारण दूसरों के व्यवहारों को अपने जीवन में उतारने, समाज द्वारा स्वीकार या मान्य व्यवहारों को धारण करने तथा अस्वीकृत व्यवहारों को छोड़ने के कारण ही यह सामाजिक अधिगम कहलाता है। ओके, अर्थात आपने देखो वही लाइन कह रही है कि दूसरों को देखकर जब आप अपने जीवन में कोई चीज स्वीकार करते हैं और उसी के अनुरूप व्यवहार कहते हैं, तो इसे ही सोशल लर्निंग या सामाजिक अधिगम कहते हैं। ओके, बांडुरा ने प्रयोग किए। अब देखो बांडुरा ने क्या क्या प्रयोग किए, इसने बहुत अच्छे अच्छे प्रयोग किए हैं। ओके, चलो अब इसको आगे पढ़ते, इससे आपको बहुत अच्छी चीजें सीखने को मिलेगी, मतलब एग्जाम के दृष्टिकोण से भी, नॉर्मल लाइफ पे भी। तो फिल्म के एक दृश्य पर, मतलब मूवी, बांडुरा ने क्या किया कि समान उम्र के बालकों को 3 फिल्में दिखाई, 3 एज ग्रुप के बालकों को बनाया, ये कलेक्ट किया। ठीक है, और तीनों को अलग अलग मूवी दिखाई, ये तीनों को अलग अलग दिखाई। फिर एक फिल्म में आक्रामक भूमिका थी, इसमें तो बहुत लड़ाई झगड़ा था, है ना, एकदम फुल एक्शन था, एक्शन मूवी थी ये। ओके, दूसरे फिल्म में सहयोग, इसने दया भाव था, ये वाली थोड़ी ये प्रेमपूर्ण फिल्म थी, है ना। तो आप इसको मान लो कि क्या थी, सहयोग की भावना थी, कॉपरेशन था इसमें। ठीक है, प्रेमपूर्ण थी, दया भी थी। और तीसरी वाली जो मूवी थी उसमें ना आक्रामकता थी ना स्नेह की भावना थी, ये एकदम ऐसी थी, बोरिंग टाइप की थी, इसमें कुछ नहीं था। ओके, तो फिर बंडूरा ने उन बालकों से पूछा कि किनको पहली फिल्म
ज्यादा आक्रामक फिल्म अच्छी लगी। तो 50% लोग बच्चों ने कहा कि इस फिल्म में ये फिल्म ज्यादा अच्छी थी। क्यों? क्योंकि उनके परिवार और उसके आसपास का वातावरण जो है चोरी, लड़ाई झगड़ा और आक्रामकता वाला था, इसलिए उसको वही अच्छी लगी। 30% बच्चे थे, उनने बोले हमें दूसरी फिल्म अच्छी लग रही है, कोऑपरेशन वाली, क्योंकि इनके परिवार और उसके आसपास का वातावरण अच्छा था, दयापूर्ण था, सहयोग और सहानुभूति वाला था, सभ्य या उच्च स्तर वाले लोग थे। ओके। और 20% बच्चे ऐसे थे जिनको तीसरी फिल्म अच्छी लगी, क्योंकि उनके परिवार के सदस्य बच्चों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते थे। ओके। तो इस प्रकार के प्रयोग से उसको ये समझ में आया कि जो बच्चा जिस वातावरण में रह रहा है उसको वही चीजें पसंद आती है। अब हम दूसरा प्रयोग करते हैं। दूसरा प्रयोग जो बांडुरा ने किया, हम इसे देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं। इसने 1961 में एक गुड़िया ली और गुड़िया पे कुछ बालकों द्वारा बांडुरा ने ऐसा दृश्य दिखाया कि कुछ बच्चे गुड़िया को, बेबी डॉल के बाल खींच रहे, उसको पीट रहे हैं। तो थोड़े दिन बाद बच्चों ने भी वैसा ही व्यवहार किया और बांडुरा ने अपनी पुस्तक सोशल फाउंडेशंस ऑफ थॉट एंड एक्शन में सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत की रूपरेखा प्रस्तुत की और कहा कि वातावरण के फलस्वरूप व्यवहार विकसित होता है, यह सत्य है। ओके। देखो, उसने 2 प्रयोग करके इसको सिद्ध किया। उदाहरण फिर और देखो, जैसे छोटे बच्चे विवाह समारोह या जन्मदिन, प्रीति भोज, चोर और सिपाही, घर घर वाला जो खेल खेलते हैं, वो ऐसा खेल में ऐसा सब करते हैं जैसा वे समाज में, टेलीविजन में देखते हैं तथा पुस्तकों में पढ़ते हैं। ठीक है। वो उसी चीज को जो है अपने आपस में, आपने देखा होगा जब छोटे छोटे बच्चे खेलते हैं तो क्या घर घर खेलते हैं, खाना बनाएंगे, क्यों? क्योंकि वो वही चीजें अपनी रोज दिनचर्या में देखते हैं। सेकंड देखिए, टीवी के विज्ञापन में बताया जा रहा है कि बच्चे के खाना ना खाने या होमवर्क ना करने पर एक टेडी बियर को पनिशमेंट किया जा रहा है, यानी टेडी बियर को पिटाई लगाई जा रही है। तो बच्चे को इनडायरेक्टली क्या समझाया जाता है कि इसने भी होमवर्क नहीं किया था और खाना नहीं खाया था, तो इसलिए इसकी पिटाई हो रही है। अगर तुम भी ऐसा करोगे तो बच्चा उसको देख के समझ जाता है कि अगर मैंने भी ऐसा नहीं करा तो फिर मुझे भी पनिशमेंट मिलेगी। ओके। तो इस प्रेक्षणों के बाद बंडूरा ने लर्निंग के 4 सोपान बताए। व्यवहार को जानना, प्रत्यक्षीकरण करना, अवधान, ध्यान, अवलोकन यानी कि दूसरों को देखना, फिर व्यवहार का स्मरण करना या धारण करना, तो व्यवहार को धारण करना, थर्ड स्मृति को क्रिया में बदलना और पुनः प्रस्तुतिकरण करना, जैसा उसने देखा वैसा दूसरों के सामने फिर प्रस्तुत करना, और फिर अनुकरणित व्यवहार का पुनर्बलन। अगर सकारात्मक पुनर्बलन मिलने पर व्यवहार सीखता है। यदि कोई अच्छा काम करेगा और उसको शाबाशी दी जा रही है तो वो क्या हुआ, उसको फिर से सकारात्मक पुनर्बलन मिला और वो फिर से यही काम करेगा। अब इसके शैक्षिक निहितार्थ क्या है, इसके एजुकेशनल इंप्लीमेंटेशन क्या है, इसको देखिए। सबसे पहले व्यक्तित्व निर्माण में सामाजिक अधिगम का सिद्धांत उपयोगी सिद्ध होता है। विद्यार्थियों के सामने आदर्श प्रतिमान मॉडल प्रस्तुत किए जाने चाहिए। जैसे उनको बताना चाहिए कि हमारे देश में एपीजे अब्दुल कलाम हुए, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का नाम, स्वामी विवेकानंद, या जैसे लता मंगेशकर, ये बहुत सारे जो हमारे लिए आदर्श बन सकते हैं, ये विद्यार्थियों को बताना चाहिए। इनकी सोशल लाइफ बतानी चाहिए, इनने क्या किया, इनकी आत्मकथा पढ़ानी चाहिए। उससे क्या होगा, बच्चा उनको रोल मॉडल बनाएगा और अपने जीवन में वैसा ही करने का प्रयास करेगा। सेकेंड, विशिष्ट या असामान्य व्यवहार करने वाले विद्यार्थियों को प्रतिरूपण के द्वारा सुधारा जा सकता है। मतलब यदि इसमें भी कोई बच्चा ऐसा है जो असामान्य व्यवहार कर रहा है तो फिर उसको सुधारना चाहिए। तीसरा, बालकों के व्यवहार में परिवर्तन तथा सुधार लाने में यह अत्यधिक उपयोगी होता है। विद्यार्थी अन्य व्यक्तियों के निरीक्षण द्वारा बहुत कुछ सीख सकता है। बांडुरा का मानना है कि बालक अनुकरण के द्वारा सीखता है, यानी कि देखकर सीखता है। इसलिए शिक्षक को अपने व्यवहार में आक्रामकता नहीं रखनी चाहिए। मतलब टीचर को कभी गुस्सा करना, डांटना ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि जैसा वो टीचर को करते देखता है फिर वो वैसा ही सीखता है। ओके। फिर आता है, अध्यापक विश्वास दृढ़ करने वाले संदेश देकर अन्य व्यक्तियों की सफलताओं को दिखाकर और स्वयं के अनुभव द्वारा विद्यार्थियों को स्वप्रभावशीलता का विकास कर सकता है। अर्थात टीचर क्या करेगा, मैंने जैसे बताया, महान हस्तियों के बारे में बताएगा, उनकी सफलता की गाथाएं सुनाएगा और अपने अनुभव भी बताएगा। तो उससे क्या होगा, जो बच्चे हैं वो खुद को भी मानेंगे कि हाँ हम भी ऐसा कर सकते हैं। उनके अंदर ये कॉन्फिडेंस डेवलप होगा।
यानी उनके अंदर उनका खुद का प्रभाव जो है वो उसका विकास होगा, स्वप्रभाव का विकास होगा। स्वप्रभावशीलता यानी खुद के प्रभाव का विकास होगा, वो अपने आप के अंदर भी कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे। फिर तैरना, मोटर बाइक चलाना, रिपेयरिंग का काम आदि सीखना, ये सब अनुकरण द्वारा ही प्रभावपूर्ण ढंग से सीखा जा सकता है, मतलब देखकर ही सीख सकते हैं। ओके, अब चलिए हम नेक्स्ट सिद्धांत पढ़ेंगे। यह है ब्रूनर का संरचनात्मक सिद्धांत। तो ब्रूनर जो है इसके इस सिद्धांत के रचनात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक का नाम है जेरोम एस ब्रूनर। ओके, ये इनका पूरा नाम है। इनकी दो पुस्तकें, द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन, द रिलेवेंस ऑफ एजुकेशन। इन्होंने अन्वेषण विधि यानी ह्यूरिस्टिक मेथड को अधिगम के लिए, लर्निंग के लिए इंपॉर्टेंट माना। और ब्रूनर ने दो प्रश्नों के उत्तर ढूंढने में सबसे अधिक रुचि दिखाई कि बच्चा जो है, शिशु किस ढंग से अपनी अनुभूतियों को मानसिक रूप से बताते हैं, और शैशवावस्था एवं बाल्यावस्था में बालकों का मानसिक चिंतन कैसे होता है। ब्रूनर के शिक्षण सिद्धांत की विशेषताएं। अब पहले इसकी विशेषताएं देखते हैं। तो ब्रूनर के अनुसार प्रत्येक ज्ञान की एक निश्चित संरचना होती है। उसने बोला कि एक डिजाइन होगा और वो बालक उस संरचना से अवगत कराने का प्रयास करना चाहिए। मतलब बच्चे को पहले समझाना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, इसकी क्या फॉर्मेशन है। ओके, जैसे जिसको हम कहते हैं ना इंट्रोडक्टरी क्लास, जिसमें हम बताते हैं कि हम ये क्यों पढ़ रहे हैं, इसमें क्या है, जो मोटा मोटा बाहर से सारी चीजें बताई जाती है, ये उसी की बात कर रहा है। संरचना के द्वारा सीखा गया ज्ञान बालक स्थायी रूप से ग्रहण कर लेता है और शिशु अपनी अनुभूतियों को मानसिक रूप से 3 तरीकों द्वारा बताता है। ये 3 तरीकों से वो अपनी अनुभूतियां यानी अपनी फीलिंग्स को बताएगा कि उसने क्या महसूस किया। सबसे पहली है सक्रियता या क्रियात्मक विधि निर्माण अधिगम की अवस्था। दूसरा होती है दृश्य प्रतिमा विधि प्रतीकात्मक प्रतिमा आधारित अधिगम की अवस्था। और तीसरी होती है सांकेतिक विधि या प्रतीकात्मक चिन्ह आधारित अधिगम की अवस्था, यानी इनएक्टिव, दूसरी आइकॉनिक और तीसरी सिंबॉलिक। ठीक है, अब इनएक्टिव में क्या कहता है, ये एक ऐसा तरीका है जिसमें शिशु अपनी अनुभूतियों, अपनी फीलिंग को क्रिया द्वारा व्यक्त करता है, जिसमें वो करके व्यक्त करता है। जैसे दूध की बोतल देखकर शिशु क्या करता है, मुंह चलाना, हाथ पैर फेंकना चालू कर देता है, खुश हो जाता है। वो अपनी मतलब वो क्या कर रहा है, दूध की बोतल देखकर वो अपना रिएक्शन दे रहा है। ठीक है, अपनी फीलिंग को व्यक्त कर रहा है, अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस कर रहा है। सेकेंड आता है दृश्य प्रतिमा विधि आइकॉनिक। इसमें बालक अपने मन में कुछ दृश्य प्रतिमाएं या मूर्त प्रतिमाएं पदार्थ के द्वारा अपनी अनुभूतियों को अभिव्यक्त करता है। और तीसरा है सांकेतिक विधि। यह अधिगम की उच्च अवस्था है। करीब 12 साल की उम्र में अमूर्त विचार यानी जो काल्पनिक चीजें हैं वो प्रतीक के द्वारा या सांकेतिक विधि में प्रधानता होती है। ये तीनों स्तर कार्य परिस्थिति के अनुसार चलते रहते हैं। इस सिद्धांत द्वारा ज्ञान की संरचना पर बल दिया गया है। ओके, तो इस सिद्धांत से ज्यादा प्रश्न आते नहीं, सिर्फ ये सिद्धांत किसने दिया है बस ये आएगा, और 3 अवस्था ये पूछ सकता है, बस इससे ज्यादा तो नहीं पूछेगा। ये इतना इंपॉर्टेंट सिद्धांत नहीं है। अब ये है टॉलमैन का चिन्ह अधिगम सिद्धांत या अव्यक्त अधिगम सिद्धांत। तो इस सिद्धांत में भी आप याद रखो कि ये सिद्धांत किसने दिया, टॉलमैन ने दिया। ओके, सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे, एडवर्ड चेस टॉलमैन। इन्होंने इस सिद्धांत को प्रतीक अधिगम सिद्धांत यानी साइन लर्निंग थ्योरी भी कहा है। ओके, इसको उद्देश्यपूर्ण अधिगम सिद्धांत या संकेतना सिद्धांत, प्रत्याशात्मक सिद्धांत, प्रतीक अधिगम सिद्धांत, लुप्त अधिगम सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। इसने इतने सारे नाम दिए। और टॉलमैन ने 1932 में चिन्ह सिद्धांत का प्रतिपादन किया। एग्जाम में आएगा तो सिर्फ चिन्ह अधिगम सिद्धांत पूछेगा, चिन्ह अधिगम सिद्धांत, चिन्ह या चिन्ह सिद्धांत। इस सिद्धांत के द्वारा इन्होंने यह सिद्ध किया कि व्यवहार वातावरणीय उद्दीपकों से अभिप्रेरित होता है, यानी किसी का भी व्यवहार जो है, जो उसके आसपास का वातावरण है, उसके उद्दीपकों से यानी उत्तेजना करने वाले चीजों से मोटिवेटिव होता है। ओके, शिक्षक को कक्षा में पाठ्यक्रम सिखाते समय छात्र के वातावरण को सुनियोजित रखना चाहिए ताकि वातावरणीय चिन्हों द्वारा आसानी से लर्निंग हो सके। फॉर एग्जाम्पल, इसको समझिए, एक टीचर है, क्लास में उनको पढ़ानी है, मान लीजिए साइंस पढ़ा रहे हैं, साइंस। ओके, और क्लास में बच्चे बैठे हुए हैं, लेकिन पूरी क्लास में यहाँ वहाँ पूरा गेम्स की सामान रखा हुआ है, मतलब बॉल रखी है, बैट रखे हैं, है ना, और फिर उसके बाद में टेबल टेनिस के लिए बैट्स रखे हुए हैं, बैडमिंटन के बैट्स रखे हुए हैं, पूरे में
सिर्फ खेल का सामान रखा हुआ एकदम भरा हुआ है, और अब टीचर वहां पे साइंस पढ़ाना चाहता है। बच्चे का वातावरण है क्या साइंस पढ़ने का? नहीं, उसका वातावरण तो गेम्स वाला है। तो क्या होगा, वो उसको बहुत दिक्कत होगी, वो साइंस में उसका ध्यान ही नहीं जाएगा, वो मोटिवेट ही नहीं होगा उसको पढ़ने के लिए। बस वही ये कह रहे हैं कि भाई छात्र का वातावरण भी वही होना चाहिए जो उसको पढ़ना है। फिर आता है अनुभवजन्य अधिगम सिद्धांत, यानी थ्योरी ऑफ एक्सपीरियंशियल लर्निंग। इस सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? कार्ल रेंसस रोजर्स। बस इतना याद रखना है, इसके प्रवर्तक कौन है? इसको किसने दिया? कार्ल रेंसम रोजर्स। रोजर्स ने प्रौढ़ व्यक्तियों में, यानी जो ओल्ड एजेस के लोग हैं, इनमें जो लर्निंग प्रोसेस है स्पष्ट करने के लिए कि उनमें लर्निंग प्रोसेस कैसे होती है, ये सिद्धांत दिया है। इसे किशोरों और बालकों की अधिगम प्रक्रिया लर्निंग के स्पष्टीकरण हेतु भी प्रयोग में लाया जाने लगा। बाद में क्या हुआ, ये किशोर और बच्चों के लिए भी इसको पढ़ने लगे, लेकिन शुरू में तो इन्होंने ओल्ड एजेस लोगों के लिए दिया था। इन्होंने बताया कि अनुभव के द्वारा सीखा गया ज्ञान बालक के मस्तिष्क में स्थायी रूप से अंकित हो जाता है, अतः किसी भी बालक को अनुभव के माध्यम से अधिकाधिक अधिगम करवाने का अवसर देना चाहिए। अर्थात बालक को करके देख के सीखने देना चाहिए। इनका ये कहना है कि जब बच्चा करके देखता है तो वो जो अनुभव प्राप्त करता है, उससे उसको जो आप सिखाना चाहते, जो लर्निंग कराना चाहते, वो स्थायी हो जाती है और लंबे समय तक याद रहती है। अब अभिप्रेरणा एवं इसके अधिगम के लिए निहितार्थ। तो अभिप्रेरणा को देखो, अभिप्रेरणा क्या है इसको समझो। अभिप्रेरणा को अंग्रेजी में मोटिवेशन कहते हैं। मोटिवेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के मोटम या मोवर शब्द से मानी जाती है। ऐसी प्रक्रिया जिसके बाद व्यक्ति गतिशील या सक्रिय हो जाता है, अभिप्रेरणा कहलाती है। अभिप्रेरणा को सीखने का हृदय, सीखने का स्वर्णपथ या अनिवार्य स्थिति या सीखने का मुख्य कारक कहा जाता है, क्योंकि जब तक कोई मोटिवेट नहीं होगा वो सीखेगा नहीं, है ना। इसीलिए इसको सीखने का हृदय या ये सारी संज्ञा दी गई है। अभिप्रेरणा एक मानसिक प्रक्रिया होती है, एक आंतरिक शक्ति होती है। अभिप्रेरणा एक इंटरनल पावर है, ठीक है। और उद्दीपक से उत्पन्न उत्तेजना की वह अवस्था है जो अंदर से किसी व्यक्ति को कार्य करने के लिए सदैव प्रोत्साहित करती है। जैसे देखो, आपको क्यों प्रोत्साहन मिल रहा है? क्योंकि आपके अंदर से आ रहा है कि नहीं, मुझे सुपरवाइजर बनना है। आप क्या सोच रहे हो? मुझे सुपरवाइजर बनना है, इसलिए आप पढ़ रहे हो। यही आपका मोटिवेशन है। आपका मोटिवेशन यही है ना कि बस एग्जाम पास करना है, मुझे बनना है, ये आपका मोटिवेशन है। तो ये क्या है? आपकी आंतरिक शक्ति है जो आपको बार बार पढ़ने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। अब प्रेरक, मोटिव, ऐसी कोई भी चीज, वस्तु या परिस्थिति या स्थिति या व्यक्ति या स्थान जो कि हमारी क्रिया को, हमारे व्यवहार को या ध्यान को प्रभावित करने की क्षमता रखता है, प्रेरक कहलाता है। जो भी इनमें से कुछ हम प्रभावित करने की क्षमता रखेगा या हमको प्रभावित करेगा, वो हमारे लिए प्रेरक का काम करता है। ओके, यानी जो प्रेरित करता है वही प्रेरक हुआ। उदाहरण देखिए, हम किसी मिठाई की दुकान पर गए और वहां पे जो तरह तरह की मिठाइयां हैं वो हमारे व्यवहार और ध्यान को आकर्षित कर रही है, तो क्या है? वही प्रेरक है। अब ये एग्जाम को लेके देखिए, यदि आप आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं तो आपको हो सकता है आपने अपनी सुपरवाइजर को देखा हो, तो अब आप उसको देख के प्रेरित हो रहे कि मुझे भी ऐसा बनना है। हो सकता है जिसके पास नौकरी नहीं है, जो सामान्य लड़कियां तैयारी कर रही हैं, तो उनको सरकारी नौकरी चाहिए, तो वो सरकारी नौकरी उनके लिए प्रेरक का काम कर रही है। अभी उनको नहीं पता सुपरवाइजर में क्या काम करना होता है, लेकिन उसके लिए प्रेरक का काम कौन कर रही है? वो सरकारी नौकरी एक प्रेरक का काम कर रही है। किसी के लिए उसमें मिलने वाली जो 40-50 हजार की सैलरी है वो प्रेरक का काम कर रही होगी, किसी के लिए वो मान सम्मान प्रेरक का काम कर रहा होगा। तो हर किसी के लिए प्रेरक अलग अलग चीजें होंगी, पर लक्ष्य तो आपका एक ही है कि एग्जाम पास करना है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। उद्दीपक, उद्दीपक क्या होते हैं? स्टिमुलस। ये एक निश्चित प्रेरक जो निश्चित परिस्थिति में हमारे ध्यान को या हमारे व्यवहार को प्रभावित करता है, उद्दीपक कहलाता है। मैंने बताया था एग्जाम्पल देके, हाँ, ये मिठाइयां हैं, ये तो उद्दीपक हो गए। एक मैंने एग्जाम्पल बताया था कि एक बच्चा है, पापा ने चॉकलेट लाया तो उसको बोला कि तुम जब होमवर्क करोगे तुम्हें चॉकलेट मिलेगी, तो बच्चा क्या करता है? होमवर्क करता है। तो चॉकलेट क्या हुई? उसके लिए उद्दीपक का कार्य करती है। ओके, तो ये क्या करता है? आपके ध्यान को, व्यवहार को प्रभावित करता है। उद्दीपक यदि क्रिया के पहले दिया जाता है तो वो उद्दीपक कहलाता है, लेकिन ऐसा उद्दीपक जो क्रिया के दौरान या क्रिया की समाप्ति पर दिया जाता है पुनर्बलन कहलाता है। अर्थात यदि चॉकलेट होमवर्क करने से पहले दी गई तो वो क्या होगी?
होमवर्क करने से पहले पहले अपने चॉकलेट दे दिया पापा ने और बोला अब होमवर्क करो, तो ये क्या है, उद्दीपक है। लेकिन अगर होमवर्क कर दिया है और फिर उसको चॉकलेट दी गई है तो ये क्या है, पुनर्बलन है, जो कि उसको फिर से कल होमवर्क करने के लिए प्रेरित करेगा कि पहले होमवर्क कर लो तो फिर अपन को चॉकलेट मिलेगी। ठीक है, दोनों में बहुत छोटा सा डिफरेंस है, कोई ज्यादा अंतर नहीं है। उद्दीपक सामान्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक होते स्वाभाविक उद्दीपक और एक होते अस्वाभाविक उद्दीपक। तो स्वाभाविक उद्दीपक क्या होते हैं, जिसमें स्वयं या स्वतः स्वाभाविक रूप से प्रेरित होकर क्रियाएं होती है, ये स्वाभाविक उद्दीपक होते हैं। जैसे हमें प्यास लगती है और हमें पानी दिख जाए तो क्या है, हम स्वयं पानी पी लेंगे, ये स्वाभाविक उद्दीपक है। ओके, इसमें कुछ अलग से थोड़ी होता है, कोई हमें बताता थोड़ी है कि आपको प्यास लगी और आप पानी पियो, ये स्वाभाविक है। अब अस्वाभाविक क्या होता है, ऐसा उद्दीपक जो स्वाभाविक उद्दीपक के साथ जुड़ जाता है और उसके अनुकूल बन जाता है, तब जाकर उससे क्रियाएं प्रेरित होती हैं, अस्वाभाविक उद्दीपक कहलाता है। उदाहरण, हमें प्यास तो लगी है लेकिन हमें पता है कि मटकी में पानी होता है, ये भी पता है, और दूर से हमें कोई मटकी दिखाई देती है तो वह मटकी देखकर हमें पानी की संतुष्टि मिलती है कि वहां उसमें पानी होगा, तो वह मटकी क्या है, अस्वाभाविक उद्दीपक कहलाती है। समझ में आ रहा है, एक मटकी है, दूर है, हमको पता है मटकी में, गर्मी का टाइम है, मान लीजिए गर्मी का मौसम है, आप कहीं जा रहे हैं, आपको बहुत प्यास लगी है, आपने मटकी देखी दूर से, तो आपको पता है कि मटकी जो होती है उसमें पानी होता है, तो वहां से देख के ही आपको संतुष्टि हो रही है कि हाँ उसमें पानी होगा। ओके, तो ये क्या हुई, मटकी क्या है, अस्वाभाविक उद्दीपक। अब यदि अस्वाभाविक उद्दीपक को स्वाभाविक उद्दीपक के साथ जोड़ा नहीं जाता तो यह उद्दीपक के रूप में क्रिया को प्रेरित नहीं कर पाता है। ओके, यदि आप उसको जोड़ेंगे नहीं तो फिर क्या है, पानी पानी क्या करेगा, फिर उद्दीपक हो जाएगा। लेकिन पानी कैसे जरूरी नहीं है ना कि उस मटके में पानी हो ही, लेकिन आपको पता है स्वाभाविक रूप से तो मटके में पानी होता है। ठीक है, अब देखते हैं संबंधन यानी बॉन्ड। तो बॉन्ड क्या है, यदि किसी क्रिया को स्वाभाविक उद्दीपक या सामने रखी वस्तु से जोड़ा जाता है तो इसे संबंधन कहते हैं, या संबंध, और संबंधन के जनक कौन है, थॉर्नडाइक हैं। संबंधन के जनक जो है थॉर्नडाइक हैं। अनुबंधन, अनुबंधन क्या है, अनुबंधन है कंडीशनिंग। यदि किसी क्रिया को अस्वाभाविक उद्दीपक के साथ जोड़ा जाता है तो इसे अनुबंधन कहते हैं। ठीक है, इसमें स्वाभाविक उद्दीपक के साथ जुड़ेगा, इसमें अस्वाभाविक उद्दीपक के साथ जुड़ेगा। और हम ये भी कह सकते हैं कि पुनरावृत्ति के आधार पर जो संबंध स्थापित होता है उसको भी अनुबंधन कहते हैं। और अनुबंधन के जनक कौन है, पावलोव है। इनको याद कर लेना भाई, ये याद करना बहुत जरूरी है। अब आते हैं अभिप्रेरणा के घटक, कंपोनेंट्स ऑफ मोटिवेशन। जॉन पी डिसेको ने अभिप्रेरणा के 4 घटक बताए हैं। उत्तेजना, सचेत या चौंकना, किसी प्राणी के उत्तेजित होने की सामान्य अवस्था उत्तेजना कहलाती है। इसके 3 स्तर होते हैं, उच्च, मध्य और निम्न। उच्च स्तर क्या है, व्यक्ति का उतावला या चिन्हित होना, चिंतित होना, सॉरी चिन्हित नहीं, चिंतित होना, है ना। मध्य स्तर क्या होगा, व्यक्ति का सतर्क होना। एवं निम्न स्तर क्या होगा, एक व्यक्ति सो रहा है। जब व्यक्ति सोता है तो क्या होता है, निम्न स्तर होता है उत्तेजना का। जब व्यक्ति सतर्क होता है तो क्या होगा, मध्य स्तर। और चिंता होगी, उतावला होगा तो वो क्या होगा, उच्च स्तर होगा। आकांक्षा ब्रूम के अनुसार आकांक्षा, सॉरी ये गलत लिखा है यहाँ पे, आकांक्षा के बारे में दिया हुआ है, लेकिन ये आकांक्षा के बारे में ब्रूम ने क्या बोला, ये है। तो आकांक्षा को लेकर ब्रूम ने कहा कि आकांक्षा एक क्षणिक विश्वास है और ऐसा करने से होता है, तो ऐसा करने से ऐसा होगा, मतलब ये हम मानते हैं कि यदि हम ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, यही आकांक्षा है। यदि किसी विद्यार्थी को विश्वास है कि प्रश्न पत्र में उस पुस्तक से 4 प्रश्न मिलने की संभावना है तो वह पुस्तक को पूरी पढ़ना चाहेगा। यदि आपको पता चल जाए कि हमारे नोट से पूरे प्रश्न आ रहे हैं तो आप ये नोट्स को बिल्कुल याद कर लोगे, और हम भी यही कह रहे हैं कि आप बिल्कुल पूरे याद कर लो। थर्ड है प्रोत्साहन। तो प्रोत्साहन क्या होता है, लक्ष्य तक पहुंचने का एकमात्र पूर्ण साधन। आवश्यकता की पूर्ति होते ही व्यक्ति को प्रोत्साहन की प्राप्ति होती है। जैसे किसी छात्र को किसी परीक्षा में 70 छात्रों में से प्रथम स्थान मिला
तो उसकी प्रशंसा हुई, तो वो क्या करेगा, अगली क्लास में भी फर्स्ट आने की कोशिश करेगा। ओके। और फोर्थ है दंड। तो थॉर्नडाइक के अनुसार बालक को दंड देते समय उसको अपराध बता देना चाहिए कि तुमको इसके कारण ये दंड मिल रहा है, और दंड केवल उसी स्थिति में दिया जाना चाहिए जब धनात्मक तरीकों से काम न चले, अर्थात सबसे लास्ट स्टेज में ही दंड देना चाहिए, अदरवाइज बच्चे को प्रेम से ही समझाना चाहिए। ओके। अब अभिप्रेरणा के सोपान समझिए। अभिप्रेरणा के सोपान है सबसे पहला आवश्यकता। तो प्रत्येक प्राणी की कुछ आधारभूत आवश्यकता होती, जैसे पानी, वायु, भोजन, जिसके बिना जीवन संभव नहीं है, और आवश्यकता की पूर्ति न होने पर शरीर में तनाव और असंतुलन होगा, जिसके फलस्वरूप प्राणी क्रियाशील होता है। आवश्यकता दो प्रकार से होती है, एक कमी से और दूसरा वृद्धि से। जब हमारे शरीर या मन में किसी चीज की कमी हो जाती है तो उसे ग्रहण करने की आवश्यकता महसूस होती है, और जब हमारे शरीर या मन में किसी चीज की वृद्धि हो जाती है तो उसे त्यागने की आवश्यकता महसूस होती है। इसी प्रकार काम, निंदा, किसी संकट से बचना, ज्ञानोपार्जन आदि की आवश्यकताएं भी उत्पन्न होती हैं। तो आवश्यकता क्या, दो प्रकार की होती है, एक अनिवार्य आवश्यकताएं और एक कौन सी होती, गैर अनिवार्य आवश्यकताएं, यानी ये कंपलसरी है, इसके बिना काम नहीं चलेगा। तो ये कौन सी होती है, ऐसी आवश्यकता जिसकी पूर्ति होना अत्यंत आवश्यक हो, जैसे भूख, प्यास, नींद, मलमूत्र त्याग करना, काम और विश्राम। ये सब क्या है, ये सब जो है आवश्यकताएं, ये अनिवार्य है, इनके बिना काम नहीं हो सकता है। ओके। फिर गैर अनिवार्य आवश्यकताएं, हाँ ये अनिवार्य में और देख लो, ये शारीरिक होंगी, जैविक होंगी, बायोलॉजिकल होंगी, जन्मजात होंगी, जो सभी रूपों में पाई जाती है, और ये स्वाभाविक आवश्यकता होती हैं। इसे अभिप्रेरणात्मक चक्रीय होता है। देखिए, रोटी, कपड़ा, मकान, ये व्यक्ति की क्या है, मूल आवश्यकताएं हैं। भाई खाना चाहिए उसको, घर चाहिए, पहनने को कपड़े चाहिए, ठीक है, सोना है उसको, ये उसकी बिना सोए कोई व्यक्ति जीवित रह सकता नहीं रह सकता है, तो ये उसकी शारीरिक आवश्यकताएं हैं, ये बेसिक नीड है। बच्चे पैदा करना, शादी करना, ये बेसिक नीड है उसकी, है ना। ये जो काम है, काम का मतलब यहाँ पे काम नहीं, काम का मतलब यहाँ पे सेक्स से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या है, ये सारी चीजें जो है ये व्यक्ति की अनिवार्य आवश्यकताएं। फिर गैर अनिवार्य आवश्यकताएं क्या है, नॉन कंपल्सरी नीड। इसमें ऐसी आवश्यकता है जिनकी पूर्ति होना ज्यादा अनिवार्य नहीं होता, ज्यादा आवश्यक नहीं होता है, जैसे इसके बिना भी काम चल जाएगा, लेकिन ये व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक जीवन के लिए आवश्यक मानी जाती है, जैसे उपलब्धि की आवश्यकता या सत्ता की आवश्यकता है। देखिए ये तो हो गई, पहले तो ये सबसे ज्यादा जरूरी है, लेकिन ये क्या है, ये समाज में सम्मान के लिए, खुद के आत्मविश्वास के लिए, है ना, और समाज में जो है अपने आप को बड़ा बताने के लिए सत्ता की आवश्यकता होती है, डोमिनेंस के लिए उपलब्धि की आवश्यकता होती है, कुछ अच्छा करें ताकि हमारा मान सम्मान हो। तो ये कौन सी गैर अनिवार्य आवश्यकताओं की के अंतर्गत ये आएंगी, ठीक है। अब हम देखेंगे चालक या प्रणोद या अंतर्नोद या ड्राइव। तो ये क्या होता है, मानव को चलाने का कार्य करने वाला तत्व चालक कहलाता है। जैसे रोटी की आवश्यकता होने पर भूख मानव को चलाकर रोटी या भोजन तक ले जाएगी। भूख लगेगी तो क्या हुआ, तब तो पता चलेगा रोटी की आवश्यकता है, तो हम जाएंगे भोजन तक। इसी को चालक या प्रणोद कहते हैं। और इस शब्द का प्रयोग जो है वुडवर्थ ने किया था। चालक व्यक्ति को एक निश्चित व्यवहार के लिए प्रेरित करता है। प्यास लगेगी, आप पानी के लिए जाएंगे, पानी पीने जाएंगे। अब आता है उद्दीपक, यानी उद्दीपक या गोल, ये दोनों चीजें। व्यक्ति में जब कोई आवश्यकता उत्पन्न होती है तो चालक उसे चलाता है और उद्दीपक द्वारा आवश्यकता की पूर्ति होती है, और उद्दीपक प्राप्त होने पर व्यक्ति शांत हो जाता है। अर्थात कि देखिए, आपको प्यास लगी तो प्यास क्या है, एक आवश्यकता है। प्यास लगी तो क्या हुआ, आप गए पानी के पास, पानी पिया आपने, तो पानी क्या हो गया, उद्दीपक हो गया, और जैसे ही आपको पानी मिल गया आप क्या हो गए, आप शांत हो गए, ठीक है। अर्थात उद्दीपक ही प्रोत्साहन है। अतः हम यह कह सकते हैं जैसे भोजन की आवश्यकता पैदा होने पर भूख मनुष्य को चलाती है, जब उसे खाना मिल जाता है तो वो शांत हो जाती है। अतः यहाँ खाना यानी रोटी जो है लक्ष्य है। वही मैंने पानी को लेके बताया, ये खाने वाला एग्जाम्पल है, तो आपको दो एग्जाम्पल समझ में आ गए होंगे इसके। अब आते हैं प्रेरक, मोटिव। तो एम से क्या, आवश्यकताएं, नीड, चालक, ड्राइवर। इस सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, हिलगार्ड थे।
और इसका प्रयोग वुडवर्थ द्वारा किया गया। तो इन्होंने अभिप्रेरणा के प्रकार दिए, काइंड्स ऑफ मोटिवेशन, आवश्यकता से लेकर लक्ष्य प्राप्ति तक के संपूर्ण घटनाक्रम को इन्होंने अभिप्रेरणा कहा। जैसे अभिप्रेरणा बराबर क्या है, आवश्यकता चालक धन लक्ष्य। अब इन्होंने अभिप्रेरणा के दो प्रकार बताए हैं, ये अभिप्रेरणा का फार्मूला बता दिया। सकारात्मक प्राकृतिक या आंतरिक अभिप्रेरणा जो अंदर से आती है, ठीक है, तो ये क्या है, स्वयं से प्रेरित होती है और इसी को सकारात्मक अभिप्रेरण कहते हैं। इसमें क्या है, बालक किसी कार्य को अपनी स्वयं या आंतरिक इच्छा से करता है। सकारात्मक प्रेरणा से किसी कार्य को करने पे संतोष मिलता है, जैसे आप लोग कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं स्वप्रेरणा से। आंतरिक अभिप्रेरणा से क्या होता है, मोटे तौर पे ये क्या है, अभिरुचि से होता है, मतलब उसकी खुद की रुचि होना चाहिए, और इसे ही प्राकृतिक या आंतरिक अभिप्रेरणा कहते हैं। उदाहरण, जैसे एक बच्चे को गणित के प्रश्न हल करने से आनंद की प्राप्ति होना, तो स्वयं की खुशी के लिए कोई शिल्प कार्य करना, या स्वयं की खुशी के लिए कुछ लोग क्या मूर्ति बनाते हैं, संगीत गाते हैं, तो ये सब क्या है, जो वो आंतरिक खुशी के लिए करते हैं, वही क्या होती है, सकारात्मक या प्राकृतिक या आंतरिक अभिप्रेरणा कहलाती है। अब आती है सेकंड, एक नकारात्मक अभिप्रेरणा। नकारात्मक या कृत्रिम या बाह्य अभिप्रेरणा, मतलब जब आपको बाहर से कोई मोटिवेट करता है, तो ऐसी अभिप्रेरणा जिसमें बालक किसी कार्य को स्वयं की इच्छा से न करके किसी दूसरे की इच्छा से या बाह्य प्रभाव के कारण करता है, तो इसे क्या कहते हैं, नकारात्मक अभिप्रेरणा। यह परिस्थिति दबाव के समाप्त होते ही स्वयं समाप्त हो जाती है, और इसे ही बाह्य अभिप्रेरणा या कृत्रिम अभिप्रेरणा भी कहते हैं, जैसे निंदा या प्रशंसा। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल बताती हूँ। मान लीजिए किसी की शादी हो रही है, आपके जाने का बिल्कुल मन नहीं है, अब पूरा मोहल्ला आपके पीछे पड़ा है कि नहीं भाभी जी आप नहीं चलोगी तो हम भी नहीं चलेंगे, तो अब भाभी जी क्या करेंगे, भाभी जी सबके दबाववश क्या तैयार होंगी, फिर भाभी जी जाएंगी, है ना, तो ये कौन सी हुई, ये नकारात्मक अभिप्रेरणा है। और जहां भाभी जी स्वयं से तैयार होके जाती है, वो क्या है, सकारात्मक अभिप्रेरणा। बस। अब अभिप्रेरणा चक्र, ये दो प्रकार के होते हैं, इनको समझो। चक्रीय अभिप्रेरणा चक्र, तो ये क्या है, साइक्लिक मोटिवेशनल साइकिल, ऐसा अभिप्रेरणात्मक चक्र जो स्वयं या स्वतः स्वाभाविक रूप से जारी रहता है, चक्रीय अभिप्रेरणात्मक चक्र कहलाता है। जैसे भूख प्यास नींद चक्र, क्योंकि देखो ऐसा थोड़ी है कि आज भूख लगी तो कल नहीं लगेगी, या आज सो लिया तो कल नहीं सोएगा, डेली रोज हो गई, ये एकदम साइकिल में चलेगी। आज भूख लगी है, आज सुबह सो के उठे, नहाए, फिर खाना खाए, फिर रात को सो जाएंगे, फिर सुबह उठेंगे, फिर भूख लगेगी, तो ये क्या है, ये चल रहा है चक्र। प्यास दिन में 4 बार 10 बार 20 बार लगती है, तो ये क्या है, चक्र चल रहा है। तो ये उसी प्रकार है, ये चक्र क्या है, चक्रीय अभिप्रेरणात्मक चक्र। अब इसमें बताया, इसमें कुल 3 चरण होते हैं। अब एक है संज्ञानात्मक अभिप्रेरणात्मक चक्र, ऐसा अभिप्रेरणात्मक चक्र जो स्वयं नहीं चलता बल्कि संज्ञान के द्वारा चलाया जाता है, संज्ञानात्मक चक्र कहलाता है। जैसे उपलब्धि सत्ता आदि का चक्र, इस चक्र में 4 चरण होते हैं। तो अभिप्रेरणात्मक व्यवहार में जो विराम लक्ष्य प्राप्ति के साथ मिलता है, वो किसी तरह से पूर्ण विराम नहीं होता, दोगुनों के जोश के साथ पुनः सक्रिय हो जाता है। ये कहना क्या चाह रहा है, एक तो ये जो है ये कंपलसरी वाला है, जो ऑटोमेटिक रोज चल रहा है, यानी इसके बिना तो आप जीवित ही नहीं रह सकते। ये दूसरा वाला क्या है कि भाई आज आपने सोचा कि मुझे इलेक्शन लड़ना है, मतलब इलेक्शन में खड़ा होना है। अब आपने चुनाव लड़ा और आप मान लीजिए आप कुछ बन गए, है ना, आप कोई पद आपको मिल गया, आप इलेक्शन में जीत गए और आपको अब कोई पद मिल गया है, अब आपको पद मिल गया। तो जब आपको पद मिल गया तो क्या हुआ, जब 5 साल बाद जो है आपका टर्न पूरा हो गया, तो अब आपको फिर से जोश आएगा, भाई मैं पिछली बार जीता था, मैंने 5 साल चला, अब मैं फिर से इस बार इलेक्शन में भाग लूंगा, पार्टिसिपेट करूंगा, मैं फिर जीतूंगा। तो क्या हुआ, आपका जो है उत्साह जो है बढ़ा है, तो आप फिर दोगुने, मतलब चूंकि आपने एक बार हासिल कर लिया है, तो अब आपका उत्साह तो 7वें आसमान पे, अब आप फिर से सक्रिय होंगे और फिर से आप वही काम करेंगे, फिर से आप इलेक्शन में जाएंगे। ठीक है। अभिप्रेरणा का मांग सिद्धांत या आवश्यकता पूर्ति का सिद्धांत, स्व यथार्थीकरण सिद्धांत, आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत या प्रिंसिपल ऑफ हायरार्की ऑफ नीड, यह सिद्धांत का प्रतिपादन अब्राहम मास्लो ने अपनी पुस्तक मोटिवेशन एंड पर्सनालिटी में किया था। ये जो अब्राहम मास्लो है, ये मेरे बहुत मतलब फेवरेट जो है, बहुत फेवरेट थिंकर है। इन्होंने बहुत अच्छा काम किया और बहुत सारी बुक्स लिखी हैं, और मोटिवेशन के ऊपर इन्होंने बहुत सारे अपना रिसर्च में अलग अलग थ्योरीज दी हैं। और मोटिवेशन में अगर मोटिवेशन का नाम आता है तो अब्राहम मास्लो का नाम ना ऐसा हो नहीं सकता। ठीक है। तो यह सिद्धांत इनके अनुसार जो बताया गया कि जब व्यक्ति अपने अस्तित्व के लिए किसी वस्तु की कमी या आवश्यकताओं को श्रृंखलाबद्ध तरीके से बांटता है,
तो निम्न क्रम की मांग पूरा होने पर ही वो व्यक्ति उच्च क्रम की मांग का प्रयास करता है। और इस सिद्धांत को पदानुक्रमित आवश्यकता का सिद्धांत या नाभिकीय आवश्यकता का सिद्धांत या मानवतावादी आवश्यकता के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। मास्लो ने आवश्यकता को एक निश्चित क्रम बताया और संपूर्ण मानवीय जीवन में इन आवश्यकताओं की संख्या 5 बताई। इन्होंने 5 बताया और इसको एक पिरामिड या त्रिभुज के रूप में समझाया है, ठीक है। और फिर इसको इन्होंने 3 आवश्यकताओं में विभाजित किया। तो सबसे पहले मैं बता दूं, मास्लो ने एक ऐसा पिरामिड बनाया था और इसको 5 भागों में बांटा था, 1 2 3 4 5, ठीक है। 1 2 3 4, अच्छा ये 1 2 3 4 और ये 5, ये यहां तक है, ये 5 है सबसे ऊपर, ठीक है। अब इसको इन्होंने 3 भागों में बांटा है, इसी 5 को इन्होंने 3 भागों में बांटा। तो सबसे पहले कौन सी आवश्यकता बोली? निम्न स्तरीय। तो इसमें क्या होगा? शारीरिक आवश्यकताएं, जैसे भूख, प्यास, नींद, सेक्स यानी रोटी, कपड़ा, मकान, ये सारी आवश्यकताएं आएंगी। मध्य स्तरीय आवश्यकताएं क्या आती है? सुरक्षा, समूह व आत्मसम्मान की आवश्यकता आती है। और उच्च स्तरीय आवश्यकता होती है आत्म सिद्धि की, आत्म प्रत्यक्षीकरण की आवश्यकताएं इसको कहते हैं। तो सबसे नीचे निम्न स्तरीय आवश्यकता नीचे, फिर उसके बाद में मध्य में और सबसे ऊपर ऐसे होती है, ठीक है। ये निम्न है, ये मध्य है और ये है उच्च, ओके। अब आता है संतुलन स्थैर्य का सिद्धांत। इस सिद्धांत के प्रतिपादक चैपलिन, कोकर, एप्पल हैं। यदि व्यवहार में किसी भी कार्य को करने के लिए संतुलन का भाव है तो यह सिद्धांत संतुलन स्थैर्य का सिद्धांत कहलाता है। बस इसमें कुछ भी नहीं है। प्रत्याशा सिद्धांत यानी एक्सपेक्टेंसी थ्योरी विक्टर ब्रूम ने दी थी, ठीक है। ये मानवता प्रत्याशा सिद्धांत है, इसको कहते हैं। और ये कहते हैं कि ये एक निश्चित तरीके से व्यवहार करेगा या कार्य करेगा। ये इनने अपने सिद्धांत में कहा कि एक व्यक्ति, जो भी व्यक्ति है, वो एक निश्चित तरीके से ही व्यवहार करेगा, क्योंकि वे उस चयनित परिणाम की अपेक्षा विशिष्ट व्यवहार का चयन करने के लिए प्रेरित होते हैं। मतलब उनको पता है कि कोई व्यक्ति जो है वो किसी परिणाम के लिए, किसी निश्चित परिणाम के लिए वो एक निश्चित व्यवहार ही करेगा, ठीक है। जैसे प्रत्याशा का अर्थ क्या होता है? व्यक्ति के द्वारा अपने जीवन में कुछ बेहतर करने की आकांक्षा रखना। तो यदि कोई व्यक्ति धावक बनना चाहता है यानी दौड़ना चाहता है तो वो दौड़ना शुरू करेगा, लेकिन सोचेगा कि वहां उसका प्रदर्शन करेगा जहां इसकी जरूरत होगी। अर्थात कि यदि व्यक्ति कोई दौड़ना चाहता है, कोई रनर बनना चाहता है, तो वो क्या चाहेगा कि मैं ओलंपिक में जाऊं और गोल्ड मेडल जीतूं, ठीक है। तो वो क्या करेगा? उतनी मेहनत करेगा, वो अपना उस तरीके से व्यवहार करेगा, उस तरीके से कार्य करेगा ताकि वो गोल्ड मेडल जीत सके, ओके। अब आता है उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत, अचीवमेंट मोटिवेशन थ्योरी। ये सिद्धांत जो है, उपलब्धि अभिप्रेरक से तात्पर्य श्रेष्ठता के खास स्तर की प्राप्ति से, मतलब एक जो है बड़ा टॉप लेवल का जो पोजीशन होती है ना, उसकी प्राप्ति से है। तो ये जो सिद्धांत है डेविड से मैकक्लीनलैंड ने दिया था। ये भी बहुत बड़े चिंतक हुए। इनकी बुक थी द अचीविंग सोसाइटी, और इस सिद्धांत को उन्होंने अपनी इस बुक में जो है प्रतिपादित किया था और बताया कि कुछ विद्यार्थी परीक्षा में अच्छे अंक या श्रेणी पाने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं और दूसरों के साथ स्पर्धा करते हैं, कंपटीशन करते हैं, क्योंकि अच्छे अंक और श्रेणी उनके लिए उच्च शिक्षा और बेहतर नौकरी का मार्ग प्रशस्त करेगा। उत्कृष्टता के मापदंड को प्राप्त करने के लिए आवश्यकता उपलब्धि अभिप्रेरक कहलाती है। अर्थात कठिन कार्यों में निपुणता प्राप्त करने की आशा करना ही उपलब्धि अभिप्रेरणा है। चुनौतीपूर्ण व कठिन कार्यों में संतोषजनक निपुणता प्राप्त करने की आशा ही उपलब्धि अभिप्रेरक है। इसका तात्पर्य यह है, उपलब्धि अभिप्रेरणा का अर्थ क्या है कि कोई बच्चा है वो सबसे ज्यादा मार्क्स लाना चाहता है। क्यों? क्योंकि उसको ये पता है कि मैं जब तक अच्छे मार्क्स नहीं लाऊंगा तब तक मुझे एक अच्छी नौकरी नहीं मिलेगी। तो वो क्या करेगा? इसी उपलब्धि को पाने के लिए, यही उपलब्धि जो है, जो वो भविष्य में पाना चाहता है, वही उसके लिए क्या मोटिवेशन का काम करती है, अभिप्रेरणा का काम करती है। इसीलिए इस सिद्धांत को उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत कहा गया है। अब एटकिंसन ने क्या कहा है कि उपलब्धि अभिप्रेरणा व्यवहार को दिशा, तीव्रता और निरंतरता प्रदान करता है। और एक चीज और है कि उपलब्धि अभिप्रेरणा उच्च स्तर की उपलब्धि लेकिन दूसरों के साथ स्पर्धा की भावना को भी व्यक्त करती है। इसमें क्या है? स्पर्धा की भावना भी शामिल होती है।
अब उपलब्धि अभिप्रेरणा का मापन, तो उपलब्धि अभिप्रेरणा को मापने के लिए दत्त और रस्तोगी द्वारा निर्मित CIE उपलब्धि अभिप्रेरणा परीक्षण प्रमुख माना जाता है। इस परीक्षण में हिंदी और अंग्रेजी के अधूरे वाक्यों को पूरा करने के लिए कुछ विकल्प दिए जाते हैं। इस अभिप्रेरणा में दो प्रेरक होते हैं, एक सफलता प्राप्त करने का प्रेरक और दूसरा असफलता से बचने का प्रेरक। ठीक है, अब है एक अगला सिद्धांत, विरोधी प्रक्रिया का सिद्धांत। इस सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? सोलोमन व कोरबिट। और इस सिद्धांत के अनुसार क्या है, किसी भी व्यक्ति की दो विरोधी भावनाएं कार्य करने के लिए अभिप्रेरित करती हैं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति सुख की प्राप्ति चाहता है और दुख से बचना चाहता है, और यही दोनों चीजें क्या है, व्यक्ति को अभिप्रेरित कर रही हैं। अगला सिद्धांत, उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार यह मत सबने किसने दिया था? व्यवहारवादियों ने दिया था, और जिसमें थॉर्नडाइक का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। तो इसके अनुसार क्या होता है कि मानव का जो समस्त व्यवहार है शरीर द्वारा उद्दीपन के परिणाम स्वरूप होने वाली अनुक्रिया से माना जाता है। मतलब जो मनुष्य का जो सारा बिहेवियर है वो क्या है, उसके शरीर से जो रिफ्लेक्शन आता है उसके परिणाम स्वरूप जो वो करता है, रिस्पॉन्स देता है, उसको माना जाता है। प्राणी किसी उत्तेजना के होने पर ही स्वाभाविक क्रिया करता है। मतलब उसका कहना है कि जब तक कोई चीज व्यक्ति को प्रेरित नहीं करती है तो वो अपना स्वाभाविक क्रिया भी नहीं करता। जब पहले वो प्रेरित होगा उसके बाद में वो अपना सामान्य रिएक्शन देगा। ठीक है, सक्रियता का सिद्धांत, यह सिद्धांत किसने दिया? सॉलिसबरी और मेलगोव ने। यह सिद्धांत कहता है कि यदि आपके व्यवहार में दक्षता है तो वह व्यवहार कार्य करने में आपको सक्रिय रखता है। यह सिद्धांत व्यवहार की दक्षता पे सर्वाधिक बल देता है कि भाई आपका व्यवहार जो है वो हमेशा दक्ष होना चाहिए, ऐसा इन्होंने कहा है। उपलब्धि की आवश्यकता को NaCH भी कहा जाता है। अभिप्रेरणा स्वास्थ्य सिद्धांत, इस सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है? फ्रेडरिक हर्जबर्ग है। ठीक है, अभिप्रेरणा स्वास्थ्य सिद्धांत क्या होता है? द्विघटक सिद्धांत दिए थे हर्जबर्ग ने। मानव की द्विआवश्यकता सिद्धांत हर्जबर्ग ने दिया था, इसके द्विघटक सिद्धांत है, और इनकी बुक थी वर्क एंड द नेचर ऑफ द मैन। इसमें इन्होंने दो सिद्धांत दिए, पहला था शारीरिक आवश्यकता, दूसरी थी मनोवैज्ञानिक आवश्यकता। और शारीरिक आवश्यकता को इन्होंने आरोग्य घटक कहा, मनुष्य और पशु में ये समान होती है। और सेकेंड वाली जो मनोवैज्ञानिक आवश्यकता है इसको इसने अभिप्रेरक घटक कहा था। ये क्या कहता था, इसको समझ लो, मैं थोड़ा सा बता देती हूँ कि दो आवश्यकताएं होती हैं, एक ये शरीर की आवश्यकता होती है और एक जो है मनोवैज्ञानिक आवश्यकता होती है। तो इसने एक प्रयोग किया था, फैक्ट्री में लोगों को काम करते तो प्रयोग किया, तो इसने बोला कि भैया आप सैलरी ज्यादा दो तो लोग ज्यादा काम करेंगे। ठीक है, तो इसने देखा कुछ समय तो सैलरी ज्यादा थी, लोगों ने काम किया, लेकिन बाद में वो वैसे ही काम करने लगे, कोई फर्क नहीं पड़ा। पर उसको बाद में समझ में आया कि नहीं, लोगों को प्रोत्साहन भी चाहिए, सैलरी तो चाहिए लेकिन प्रोत्साहन भी चाहिए, उनकी मनोवैज्ञानिक भी अभिप्रेरणा इनको चाहिए। तो उनको रोज वो कहने लगा कि नहीं आप बहुत अच्छा काम करते हो, आप बहुत आगे बढ़ रहोगे, ये है वो है ना, और प्रमोशन भी चाहिए, उनको प्रमोशन भी दिया। तो वो क्या हुआ, वो और ज्यादा अच्छा काम करने लगे, तो फैक्ट्री का उत्पादन बढ़ गया। तो इस प्रकार से हर्जबर्ग ने ये द्विघटक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था और बोला कि ये दोनों चीजें ही आवश्यक होती हैं, इसलिए उसने अभिप्रेरणा को दो घटकों में बांटा है। फिर मनोविश्लेषण सिद्धांत। ठीक है, ये व्यक्तित्व के इस प्रथम व्यापक सिद्धांत की रचना सिगमंड फ्रायड ने की। देखो सिगमंड फ्रायड बहुत बड़ा नाम है, सिगमंड फ्रायड ने भी बहुत सारी चीजें बताई साइकोलॉजी के ऊपर। तो इसकी तीन चीजें थी, इसने व्यक्ति के तीन कारक बताए थे कि तीन कारक जो है मुख्य होते हैं, सिगमंड फ्रायड ने बोला। उसमें क्या बोला, इड, ईगो और सुपर ईगो, है ना। ये इसका हिंदी ट्रांसलेशन लिखा है बट वो यही है, इड, ईगो और सुपर ईगो। इसने बोला कि एक व्यक्ति के अंदर ये तीन चीजें होती हैं। तो मानव व्यक्तित्व के आकलन हेतु फ्रायड ने स्वप्न विश्लेषण पर विशेष जोर दिया और अचेतन मन में चलने वाले विचारों के अध्ययन करने पर बल दिया। इसने क्या किया था, सबसे पहले सिगमंड फ्रायड ने सबकॉन्शियस माइंड की बात करी थी। अचेतन मन मतलब सबकॉन्शियस माइंड, तो इसने बोला सबकॉन्शियस माइंड के विचारों का भी अध्ययन करना चाहिए। इन्होंने इस पे अध्ययन पर बल दिया। तो इन्होंने एक चीज कही थी, लिबिडो या काम चेतना यानी सेक्सुअलिटी की बात करी थी इन्होंने, कि व्यक्ति में जन्म से प्रेम, स्नेह और काम भावना यानी सेक्सुअलिटी की भावना जो है वो रहती है। और क्या होता है, ये यौन इच्छाओं की पूर्ति हेतु प्रयुक्त ऊर्जा है। मतलब अपने सेक्स की जो इच्छा है इसको पूरा करने के लिए इसमें जो
मतलब जो एनर्जी लगती है, इसी को इसने लिबिडो कहा था, ठीक है, और इसे काम शक्ति भी कहा था। और मानव इसी से सुख की उपलब्धि करता है, मतलब इनका मानना था कि सेक्स करने से ही मानव को सुख की प्राप्ति होती है। फ्रायड के अनुसार नवजात शिशु में भी काम वासना विद्यमान होती है और इसे शैशव कामुकता कहते हैं, ऐसा इन्होंने कहा था। मनोलैंगिक विकास की अवस्थाएं, तो इन्होंने मनोलैंगिक विकास की फ्रायड ने 5 अवस्थाएं बताई हैं। अब देखिए, अभी इसकी 5 अवस्थाएं भी पढ़ लीजिए आगे। तो पहली है मुखीय अवस्था, तो जन्म से 18 माह तक। तो लिबिडो का केंद्र क्या होता है? मुख। यह कामुकता की प्रथम अवस्था होती है। तो कामुकता की तृप्ति कैसे होती है? इन्होंने बताया कि माँ के स्तन को काटने या चूसने द्वारा होती है, जो बच्चा दूध पीता है, ठीक है। तो परिणाम क्या होता है? लिबिडो की तृप्ति होने पर शिशु का स्वभाव आशावादी बन जाता है तथा उसमें विश्वास की भावना जन्म लेती है, किंतु लिबिडो की असंतुष्टि पर शिशु में निराशा उत्पन्न होती है और अविश्वास जैसे गुणों का प्रादुर्भाव होता है, ठीक है। द्वितीय इन्होंने बोला फिर गुदीय अवस्था है ना, एनल स्टेज। तो 18 माह से 36 माह तक। तो लिबिडो के काम शक्ति का केंद्र क्या होता है? गुदा। इस अवस्था में बालक गुदा द्वार द्वारा होने वाली क्रियाओं के माध्यम से आनंद प्राप्त करते हैं, यानी मूत्र त्याग कर, मल मूत्र त्याग कर आनंद और संतुष्टि का अनुभव करता है, और यह बालक की टॉयलेट ट्रेनिंग अवस्था कहलाती है, ठीक है। फिर तीसरी है लैंगिक अवस्था, फैलिक स्टेज, 3 से 5 वर्ष तक है। इस आयु में काम शक्ति लिबिडो का केंद्र जनन इंद्रियां होती हैं। विद्यालय पूर्व की अवस्था कहते हैं इसको। इस दौरान बालक अपने घरेलू वातावरण में तन्मय हो जाता है, खिलौनों के साथ खेलना प्रारंभ करता है। इलेक्ट्रो और ओडिपस ग्रंथियां इस अवस्था के दौरान सक्रिय हो जाती हैं। इलेक्ट्रो ग्रंथि पितृ प्रेम ग्रंथि, इस ग्रंथि की सक्रियता के कारण बालिका अपने पिता से अधिक और माता से कम प्रेम करती है। और ओडिपस ग्रंथि, यह दरअसल मातृ प्रेम ग्रंथि, इसके सक्रिय होने से बालकों में अपनी माता के प्रति अधिक प्रेम और पिता के प्रति कम प्रेम उत्पन्न होता है। अदृश्यावस्था, यह 6 से 12 वर्ष तक की अवस्था है। यह अवस्था वस्तुतः बाल्यावस्था के नाम से जानी जाती। इस अवस्था के दौरान बालक खेलों में अधिक व्यस्त रहता है, उसमें अधिकांश ऊर्जा खेल में लगने लगती है। लिबिडो कमोबेश इस अवस्था में असक्रिय अथवा अदृश्य हो जाता है। इस अवस्था में सामाजिक कार्य व खेल ही लिबिडो की संतुष्टि का माध्यम होते हैं। इस दौरान प्रायः समलिंगी प्रेम अधिक देखने को मिलता है, मतलब लड़के लड़के आपस में घुल मिलकर मित्र बन जाते हैं और लड़कियां लड़कियां आपस में मित्र बन जाती हैं। फिर आती है जननांग अवस्था, जेनिटल स्टेज, 12 से 18 वर्ष। तो किशोर व किशोरी के जनन अंगों में किशोरावस्था के दौरान परिपक्वता आ जाती है। इस अवस्था के दौरान यौनांग पूर्णतः परिपक्व हो जाते हैं, है ना, और जेनिटल्स का विकास हो जाता है और शरीर में जो परिवर्तन होते हैं, जैसे किशोरियों में स्तनों का विकास होगा, आवाज का पतला होना, पीरियड्स की स्टार्टिंग हो जाती है, यौन संबंध बनाने की इच्छा होती है, और ये सब प्रवृत्तियां किशोरियों को किशोरों की ओर आकर्षित करती है। कमोबेश ऐसा किशोरों के साथ भी होता है। इस उम्र में लिबिडो का केंद्र यौनांग होंगे, जेनिटल्स होंगे। फ्रायड के अनुसार, सिगमंड फ्रायड ने मन की भी 3 दशाएं बताई हैं। अब इनके मन की दशाएं भी सुन लो। सबसे पहले इन्होंने चेतन मन बोला, यानी कॉन्शियस माइंड। तो चेतन मन के अनुसार व्यक्ति जागृत अवस्था में होता है तथा उसके मस्तिष्क में क्रियाएं साथ साथ चलती हैं। मस्तिष्क में चेतन मन कुल भाग का 1/10 यानी 10% होता है, और अनकॉन्शियस माइंड यानी अचेतन मन, या इसको सबकॉन्शियस माइंड भी कहते हैं। तो ये क्या होता है? मस्तिष्क के अचेतन मन में कटु अनुभूतियों, दुखद बातों, अनैतिक और अतृप्त इच्छाओं का भंडार होता है, जो कुल भाग का 9% यानी 90% होता है। जैसे किसी की मृत्यु को भुलाना, लड़ाई झगड़ा होने पर उसे अचेतन मन से में भुलाने की कोशिश करना। और एक होता है सेमी कॉन्शियस, तो ये होता है अर्धचेतन मन। तो अर्धचेतन मन चेतन और अचेतन मन के बीच की अवस्था होती है, मतलब याद की गई बातों को जो अचानक भूल जाते हैं, अटक जाना, हकला जाना, ये सब बातें जो है अर्धचेतन मन को प्रदर्शित करती हैं। अर्थात ऐसी अवस्था जिसमें व्यक्ति किसी कार्य को भूल जाता है और बाद में तुरंत याद आ जाता है। जैसे परीक्षा हॉल में परीक्षा देते समय प्रश्न का उत्तर नहीं याद आता है, लेकिन जैसे परीक्षा हॉल से क्या बाहर आए और फिर वो आंसर जो है वो याद आ जाता है। लेकिन ऐसा आप लोग प्लीज एग्जाम में नहीं करना, अच्छे से याद करके जाना है ना। और फ्रायड के अनुसार अचेतन मन ही व्यक्ति के व्यवहार को नियंत्रित करता है,
यानी सबकॉन्शियस माइंड ही व्यक्ति के व्यवहार को नियंत्रित करता है। फ्रायड ने व्यक्तित्व के 3 तत्व बताए हैं। अब इसके व्यक्तित्व के 3 तत्व भी सुनो, इड, ईगो और सुपर ईगो वाला। तो इड में क्या है, इसने बोला इड जो है सुखवादी है। जब एक व्यक्ति की शारीरिक इच्छाएं इतनी प्रबल हो कि उसके मानसिक स्तर द्वारा नियंत्रित नहीं हो पा रही है, तो इस विशिष्ट मनोशारीरिक स्थिति को ही इड कहते हैं। इड क्या है, जन्मजात होगा, सामान्य बचपन से इसमें ये ज्यादा होगा। इसे मुख्य रूप से व्यक्ति की मूल वासनाएं, प्रवृत्तियां और दमित इच्छाएं आती हैं। किसी भी तरह का तनाव नहीं सह सकता ऐसा व्यक्ति बिना किसी बाधा या इंतजार के तत्काल आनंद, सुख और संतुष्टि की प्राप्ति करना चाहता है। इसके अंतर्गत व्यक्ति का अचेतन मन कार्य करता है। यह सिद्धांत सुखेप्सा सिद्धांत या थ्योरी ऑफ प्लेजर पर कार्य करता है, ठीक है ना। इदम पूर्ण रूप से अचेतन में कार्य करता है। इदम इच्छाओं की जननी है। इससे उचित अनुचित का कुछ ज्ञान नहीं होता, यह सिर्फ आनंद सिद्धांत को मानता है। यह पाशविकता का प्रतीक है। यह आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों में इदम अधिक होता है, यानी इड अधिक होता है। इसी कारण ऐसे लोग कुसमायोजित होते हैं और इड की प्रधानता वाले लोग अमर्यादित, अनैतिक और असामाजिक होते हैं। इड को नैतिक मूल्यों, समाज और दूसरे लोगों की कोई परवाह नहीं होती है। यह समझने के लिए लिखा हुआ है, इतना लंबा चौड़ा एग्जाम में नहीं आएगा, ठीक है ना। सिर्फ नाम याद रखना और वो किस टाइप का होता है, बस इतना याद रखना की जरूरत है। अब आते हैं ईगो वाले पे। तो ईगो, इसमें क्या होता है, जब व्यक्ति की शारीरिक इच्छा और मानसिक शक्तियों के मध्य संतुलन की स्थिति हो, इस विशिष्ट मनोशारीरिक स्थिति को ईगो कहते हैं या अहम कहते हैं। अहम वास्तविकता से संबंध रखता है, ये रियलिटी में जीता है और व्यक्ति की जो वास्तविक परिस्थिति और इच्छाओं के साथ तालमेल बिठाने के लिए प्रेरित करता है। अहम आंशिक रूप से चेतन और आंशिक रूप से अचेतन में कार्य करता है, अर्थात इस समय अर्धचेतन मन भी कार्य करता है। अहम को हम वास्तविक सिद्धांत यानी थ्योरी ऑफ रियलिटी भी कह सकते हैं, क्योंकि ये वास्तविकता के धरातल पे अपना कार्य करता है। यह इड और सुपर ईगो दोनों को नियंत्रण स्थापित करने का कार्य करता है। यह हमारे व्यवहार को भी नियंत्रित करता है, साथ ही इच्छाओं और वास्तविकताओं के बीच संतुलन बनाए रखता है। अतः यह सामाजिक होता है, मानवता का प्रतीक है, जो युवावस्था में सर्वाधिक होता है, ठीक है। मतलब ये जो है, ये पूर्णतः वास्तविकता में जीता है और अपने आप पे कंट्रोल रखता है, रियलिटी में जीता है। अब ये है लास्ट वाला सुपर ईगो। तो सुपर ईगो में क्या होता है, जब एक व्यक्ति की मानसिक शक्ति इतनी प्रबल हो कि वह उसके शरीर की हर इच्छा को नियंत्रित कर पा रही हो, इस विशिष्ट मनोशारीरिक स्थिति को परम अहम कहते हैं, यानी सुपर ईगो कहते हैं। यह सामाजिक मान्यताओं, संस्कारों, आदर्शों से संबंधित होता है। मानवीय, सामाजिक, राष्ट्रीय हित में व्यक्ति को त्याग व बलिदान के लिए तत्पर करता है। यह पूर्ण चेतन से निर्धारित, पूर्ण रूपेण मानसिक होता है। परम अहम का विकास सबसे देर में होता है, अतः सामान्यतः यह वृद्धावस्था में अधिक होता है। इसे आदर्शवादी व नैतिकता का सिद्धांत भी कहते हैं। इसी के आधार पर व्यक्ति के अंदर पछतावे की भावना आती है। यदि कोई गलत कार्य वो कर लेता है तो फिर वो जो पछतावे की भावना है वो इसी में आएगी। और परम अहम देवत्व का प्रतीक है, अतः यह ऋषि मुनियों में अधिक होता है। जो यानी जो बहुत सज्जन टाइप का व्यक्ति होगा वो मान लो कि वो इसी प्रकार में आएगा। फिर नार्सिसिज्म, स्वमोह। फ्रायड ने कहा कि बालकों में अपने ही रूप पर मोहित होने की भावना होती, मतलब वो सोचते कि मैं ही सबसे सुंदर हूं, मैं ही सबसे अच्छा हूं। तो जो व्यक्ति अपने आप पे ही मोहित हो जाता है ना, अपने आप पे ही मोहित हो जाता है, अपना ही रूप उसको सबसे अच्छा लगता है, उसी को नार्सिसिज्म कहते हैं, यानी स्वमोह कहते हैं। और बालक क्या होता है, स्वयं से ही प्रेम करने लगता है। इस भावना को फ्रायड ने नार्सिसिज्म कहा है। फ्रायड ने 2 मूल प्रवृत्तियां प्रतिपादित की जो निम्न प्रकार है। जीवन मूल प्रवृत्ति यानी जिजीविषा, लाइफ इंस्टिंक्ट, इसका संबंध ऊर्जा से होता है। ऊर्जा के कारण व्यक्ति निर्माण रूपी कार्य से संबंध रखता है। जीवन मूल प्रवृत्ति के लिए फ्रायड ने इरोज शब्द का प्रयोग किया। और मृत्यु मूल प्रवृत्ति यानी मुमूर्षा यानी डेथ इंस्टिंक्ट, इसका संबंध विनाश एवं विध्वंस से होता है एवं इसके कारण व्यक्ति अनुचित कार्य करता है। और फ्रायड ने इसे थैनाटोस शब्द का प्रयोग किया है, यानी जब कुछ बनेगा या कोई निर्माण कार्य होगा तो उसको कहेगा इरोज। जब व्यक्ति कुछ करना चाहता है, वो एक निर्माण की ऊर्जा से भरा हुआ होता है तो उसे कहते हैं इरोज। और जो व्यक्ति मतलब विध्वंस करना चाहता है, विनाश करना चाहता है, तो वो अनुचित कार्य करेगा तो उसको क्या कहेंगे, थैनाटोस। ओके।
और इसी के साथ हमारी ये क्लास समाप्त होती है। और अब आपका सिर्फ एक चैप्टर बचा है खंड 4 में, 2 चैप्टर बचे हैं, एक विशेष बालक वाला और उसके साथ उसके एक बाद वाला, सिर्फ 2 बचे, वो भी एक क्लास में कवर हो जाएगा। आई होप आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे, और अगर आप वीडियो देखते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए चैनल को, जिससे हमारे वीडियोस आप तक और पहुँचे। ठीक है, थैंक यू सो मच।